सभी लोग अपने माइक्रोफोन म्यूट रखें। आज की वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। और हर्ष सर का सर हमने लास्ट वीक बर्थडे मनाया, लेकिन आज सर यहाँ पे हैं तो सर थैंक यू को वेरी मच। जन्मदिन आप की सभी का हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप लोगों ने मेरा जन्मदिवस मनाया मेरे एब्सेंस में। सर उपाध्याय जी ने लड्डू भी बांटे। सर उपाध्याय जी ने लड्डू बांटे, मगर सर हम तो केक का इंतजार करते रहे कि मैंने शायद कैलिफोर्निया से केक आ रहा होगा। कैलिफोर्निया से मैं केक लेके तो आ जाता अगर मुझे अलाउ कर देते को। 3 लड्डू खा लिए, फिजिकली कभी आके खाया जाएगा सर। कभी फिर दोबारा सर से। यूपी से बंगाल तक आ गया है लड्डू। थैंक यू वेरी मच। चलिए आप लोग थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद आप लोगों के प्यार का जो आपका। Many, many happy returns of the day, sir. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए थैंक यू सर। स्टार्ट कर। जी सर, एक तो सूचना देनी है सर कि हमारा GSTR 9 से एक्टिवेट हो गए हैं। हम अपने पोर्टल पे अपनी एनुअल रिटर्न फाइल कर सकते हैं 23-24 की। 23-24 का अभी तक हम अपना डाटा अभी तक चेक नहीं कर पा रहे थे, तो 23-24 के एनुअल रिटर्न अब पोर्टल पर अवेलेबल है, जहाँ से हम अपना पूरे साल का 8A भी चेक कर सकते हैं और अपनी एनुअल रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर है। इसके अलावा कुछ नोटिफिकेशंस आए हैं तो उनको भी शेयर करना है। एक सेंट्रल टैक्स में सर्कुलर आया है 21/2024। अभी तक जो 17, 18, 18, 19, 19, 20 के लिए जो वेवर स्कीम आई है, GST एमनेस्टी आई है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेव होना है, तो उसमें काउंसिल मीटिंग में कहा गया था कि अगर आपका 31/3/25 तक अगर आप इस टैक्स अमाउंट को जमा कर देंगे तो आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी वेव हो जाएगा। लेकिन अभी तक वो नोटिफाइड नहीं हुआ था, तो इसको 21/2024 से नोटिफाई किया है। ये नोटिफिकेशन नंबर है जिसमें इसे नोटिफाई किया कि अगर आपने 31/3/25 तक अपना टैक्स जमा कर दिया तो आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेव मिल जाएगा। इसके साथ ही 22/2024 सर्कुलर आया है, जिसमें अगर हमने कोई ITC 17, 18, 18, 19, 19, 20 की ITC हमने 30 नवंबर 21 तक क्लेम कर ली है और इस बेस पे किसी अधिकारी ने हमारा कोई ऑर्डर कर दिया है कि आपने लेट ITC क्लेम की, तो आपकी ITC रिजेक्ट की जाती है, जबकि वो ITC आपको अलाउेबल है। तो ऐसी ITC को आपका कोई भी डिस्प्यूट है तो वो आपका डिस्प्यूट खत्म होगा और आपको वो ITC अलाउ हो जाएगी। अगर आपका अभी तक ऑर्डर पेंडिंग है तो आप उसे अलाउ करा सकते हैं रेक्टिफाइड करा के, रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर में जाके। और अगर आपकी अपील पेंडिंग है, फर्स्ट अपील पेंडिंग है, तो वहां पर भी आप इसे अलाउ करा सकते हैं रेक्टिफिकेशन करा के। इसका सर्कुलर नंबर है 22/2024। अंकित जी, इसमें एनेक्सर और दिया है, ये और बता दीजिए कि इसमें हाँ जी, इसमें एक अनेक्चर अलग से लगाया गया है जिसमें डिटेल दी गई है कि आपका कौन से साल का किस टैक्स का मैटर है, IGST है, CGST है, SGST है, सेस है, तो उसका पूरा अनेक्चर उन्होंने दिया है। उस अनेक्चर के प्रारूप को आपको फाइल करना है, के अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसी पे इसके साथ सर्कुलर आया सर। हाँ जी, 15 अक्टूबर को 238 सर्कुलर इसी पे आया है। ये क्लैरिफिकेशन क्लैरिफिकेशन आया है 15 अक्टूबर का सर। इसी उसमें उन्होंने पूरी डिटेल दी है, अगर कोई भी डाउट हो तो उस क्लैरिफिकेशन से अपना डाउट हम क्लियर कर सकते को एक साथ पढ़ लेंगे तो सब चीज क्लियर हो जाएगी। हैं जी। इसके अलावा सर्कुलर 23/2024 है, जो GSTR 7 होती है, TDS रिटर्न है GST की, उसके लेट फीस को वेवर के लिए है, जो एप्लीकेबल होगा 1 नवंबर से। उसमें उन्होंने 1,000 रुपये मैक्सिमम उसकी लेट फीस रखी है। इसके अलावा जी सर, जून 24 के बाद से जो ड्यू हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा अब सबसे बड़ा चेंजेस जो आया है मेटल स्क्रैप को लेकर है। अभी तक हमारा कोई RCM नहीं था मेटल स्क्रैप पे। अगर हम किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते थे तो मेटल स्क्रैप पर कोई भी टैक्स की लायबिलिटी, RCM की लायबिलिटी नहीं थी।
अब अगर हम अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करेंगे तो उस पर आरसीएम की लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी 18%। इसमें काफी सारे डाउट्स थे कि मेटल स्क्रैप में कौन कौन से स्क्रैप्स इंक्लूड होंगे, किस तरह का मेटल होगा, क्या इसमें गोल्ड सिल्वर भी ऐड होंगे। तो इसमें उन्होंने नोटिफिकेशन में सारी चीज लिखी है, मेंशन करी है, जिसमें उन्होंने एचएसएन मेंशन करे हैं। एचएसएन 72 से 81 के अंडर जितने भी मेटल स्क्रैप आते हैं, एचएसएन कोड जो आपका चैप्टर 72 है, उस चैप्टर 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 और 81, टोटल ये जो आपके एचएसएन कोड नरेंद्र जी प्लीज अब माइक अनम्यूट। थैंक यू सर। इस एचएसएन कोड के अंदर जो भी कवर हो रहे हैं मेटल स्क्रैप, उन मेटल स्क्रैप पर ये आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी रहेगी। आरसीएम एप्लीकेबल तब होगा अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज कर रहे हैं। आप रजिस्टर्ड डीलर हैं, आपने किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करी तो आपको आरसीएम पे करना होगा। जैसे आरसीएम अभी तक हम फ्रेट पे पे करते थे, इस तरीके से ही इसको परचेज शो करते हुए अपनी 3B में फीड करना होगा और उसका इनपुट क्लेम कर सकते हैं। इसमें दूसरी चीज है कि अगर आप इस किसी रजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हैं तो वहां पर आरसीएम की लायबिलिटी नहीं होगी, वहां पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा जब आप उसकी पेमेंट करेंगे तब। अगर आप अनरजिस्टर्ड से परचेज करते हैं तो आपको आरसीएम पे करना है, अगर आप किसी रजिस्टर्ड से परचेज करते हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। टीडीएस डिडक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना टीडीएन नंबर लेना होगा। अभी तक जैसे आपने अपना जीएसटी लिया हुआ है वैसे ही जीएसटी का टीडीएन नंबर अप्लाई करना होगा। और ये एप्लीकेबिलिटी क्योंकि 10 अक्टूबर से है, तो जो टीडीएस की रिटर्न फाइल होगी वो नवंबर में फाइल होगी, तो नवंबर की 10 तारीख से पहले पहले हमें अपना टीडीएन नंबर अप्लाई करके उस पर टीडीएस काट कर जमा करना है। इसमें सर कोई लिमिट आई है क्या? जी सर, 2.5 लाख रुपए की लिमिट है। सिंगल इनवॉइस अगर 2.5 लाख, B2B की परचेज में 2.5 लाख की लिमिट है, 2.5 लाख से ऊपर पे टीडीएस काटना है गुप्ता जी। ये 2.5 लाख वो कंटिन्यू सप्लाई की बात कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। 2.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कॉन्ट्रैक्ट की नहीं है सर। वहाँ टर्नओवर यदि B2B सप्लाई में 2.5 लाख से ऊपर का है। एक मिनट सर, बीच में बात अच्छा कर लो सर। क्या है सर, वहाँ पे सेक्शन 51 जो था ना टीडीएस का जी, तो उसी के हिसाब से उनने उसको भी 2.5 लाख रुपए लगा, बस ए एंट्री और बढ़ा दी उसमें। आप ऐसा समझ लीजिए, इस नोटिफिकेशन से ए एंट्री और बढ़ा दी जी। मतलब कंटिन्यू सप्लाई में 2.5 लाख से ऊपर तो जरूरत नहीं है, छोटे छोटे बिल। सिंगल इनवॉइस 2.5 लाख है सर। जैसे अभी तक कॉन्ट्रैक्ट में भी था कि अगर कोई सिंगल इनवॉइस 2.5 लाख की होती है तभी टीडीएस कटता है, वैसे ही इसमें भी रहेगा। नहीं, सिंगल इनवॉइस से क्या है, पार्टी से मतलब है ना सर। सर एक रेगुलर पार्टी है मेरी, उससे B2B में मेरी 2.5 लाख रुपए से ऊपर चला जाएगा तो मेरी लायबिलिटी बनेगी, मुझे काटना पूरे साल, बिल्कुल सर, पूरे साल भी सर। वहाँ सिंगल हाँ सिंगल बिल नहीं है सर। सर कॉन्ट्रैक्ट में तो सिंगल इनवॉइस है ना सर। नहीं सर, वहाँ पर नहीं केवल सर, 2.5 लाख की लिमिट लिखा है सर, कहीं सिंगल इनवॉइस नहीं लिखा है। अभी तक सर जो वो कर रहे हैं वो सिंगल इनवॉइस में ही काट रहे हैं। अगर सिंगल इनवॉइस से ज्यादा होता है तो वहाँ पे नहीं काटते। नहीं अंकित जी, कुछ डिपार्टमेंट ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो तो आपका 2.5 लाख रुपए अगर ऊपर हो रहा तो काट रहे हैं। कुछ तो ये भी करते हैं कि उन्हें तो काटने से मतलब है, आपने 80,000 रुपए की भी सप्लाई करी हुई है तो वो अपने को बचाने के लिए वो काट लेते हैं। वो तो सर गवर्नमेंट वाले हैं वो तो काट ही रहे हैं। वो तो 10,000 का बिल दो, कोई भी टेंडर भरता है उसमें काट रहे हैं। तो यहाँ पर तो 2-3 डिपार्टमेंट है, वो सिर्फ अगर 2.5 लाख से ऊपर के होते हैं तभी काटते हैं, वरना नहीं काटते। बट यहाँ पर ये ना इशू है कि फिर जो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज किया है, क्योंकि वन ऑफ माय क्लाइंट इज परचेजिंग स्क्रैप फ्रॉम PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। वो टेंडर से माल देते हैं, टेंडर भरना पड़ता है तो वो निकलता है तो उनको मिलता है। वो तो मैं समझता हूँ कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि कंटिन्यूस वाली आपने 5,000 टन का ले लिया तो वो उनको मिल गया। बट
मैं एक साइकिल पार्ट है, साइकिल पार्ट वाला एक दूसरे साइकिल पार्ट से माल ले रहा है, उसके बाद आज 10 टन स्क्रैप निकल रही है, फिर 6 महीने बाद उससे 2 टन निकल रही है, तो ऐसे मिले, उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा आपस में नहीं है। तो वो मतलब लिटरली जो 2.5 लाख की लिमिट वो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की दी है, मतलब वो एक इशू क्रिएट करी है कि वेदर इट हैज सम सर्टेनिटी और नॉट, कि उसका कोई मतलब लॉ में उसका कोई उसकी सर्टेनिटी है कि नहीं। क्योंकि नॉर्मली क्या है कि हम तो फिर हर स्टेज पर देखते रहेंगे कि ये पहले तो स्क्रैप आई है, तो वो किसी से कंपनी के लिए कोई हमारा आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। स्क्रैप 2 तरह से आ रही है, एक तो सीधा मैन्युफैक्चर से मिल जाती है, नहीं तो हम ट्रेडर से ले रहे हैं स्क्रैप। तो बेसिकली ये है कि ना हम उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्क्रैप आज आ गई, उसके बाद थी वो ले ली, रोज का रोज कॉन्ट्रैक्ट है, रोज का रोज की सप्लाई है, रोज की रोज का रेट है। स्क्रैप में तो आपको इशू पता है कि वो तो वोलेटाइल मार्केट है, सुबह का रेट अलग, शाम का अलग, इसमें कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं। अगर हम इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से इनवाइस को मान लेते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर वो 2.5 लाख वाली लिमिट लगेगी कि सिर्फ तो मान लेते हैं एक इनवाइस 2 लाख का आ गया एक दिन में ही, तो वो इशू इसमें यही पर एक इशू रूपेन जी मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि आप इसको कॉन्ट्रैक्ट से मत जोड़िए। आप ये देखिए कि सेक्शन 51 में वहां पे जो भी प्रोविजंस दिए हुए थे उसमें से आप एक वर्डिंग और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से मान लीजिए कि अगर कोई मेटल स्क्रैप की हम परचेज भी कर रहे हैं किसी रजिस्टर्ड डीलर से, तो वो क्लॉज इसमें ऐड कर दिया। आप ऐसे मानिए, आप उसको ये मत मानिए कि हमारा उनके साथ कॉन्टेक्ट है कि नहीं है। हमने उनसे गुड्स रिसीव कर लिए B2B में, मतलब मेटल स्क्रैप रिसीव कर लिया, और अगर हमारा वो पार्टी का सिंगल पार्टी का पूरे ड्यूरिंग द ईयर 2.5 लाख रुपए भी हो जाएगा ना अब, तो हमें काट लेना है उसका TDS। आप उसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस से, हाँ, फिर पूरे पे हम काट लेंगे जब तक वो डिले, मतलब हमें लग रहा है कि इससे एक ही बार आया 25,000 का 50,000 का, आप नहीं काटिए, लेकिन कंटिन्यू आना शुरू हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि एक नोटिफिकेशन इनने साथ में, आपने देखा होगा 24 लेके आए हैं, 24/2024। ये हमसे क्या कह रहा है? ये हमसे ये कहना चाह रहा है कि जो भी सर्विस RCM में है मैटर, तो RCM में होती थी तो उनको सेक्शन 23/3 के अंतर्गत हमें रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं था, लेकिन मेटल स्क्रैप को उसमें क्या करा, बाहर कर दिया। मतलब आप समझिए कि मेटल स्क्रैप वाला भी अगर RCM में है, लेकिन अगर वो जैसे ही लिमिट अपनी पूरी करता है थ्रेशोल्ड लिमिट को, तो उसको क्या करेंगे कि उसको रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा। अब आप मान लीजिए किसी एक सप्लायर से अनरजिस्टर्ड, मतलब B2B वाले से काट रहे हैं, तो वो TDS तो वहां पे हो गया। अनरजिस्टर्ड वाले को भी ये डर रहेगा ना कि हम कितना माल एक आदमी को देते जा रहे हैं। अभी तो हम RCM में भर रहा वो, लेकिन जैसे ही हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर हमारी सप्लाई हो जाएगी तो वो लाइबल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। तो ये दोनों तरफ से इस तरीके से इनने इसको लिया हुआ है। तो ये दो नोटिफिकेशन इशू करे इनने, 24 और 25। 25 में हमें ये 51 जैन साहब, इसके लिए बेसिकली पर्पस था जो टैक्स इवेजन के लिए कर्टेल करने के लिए है, क्योंकि बहुत ज्यादा टैक्स की चोरी हो रही थी। क्योंकि छोटे छोटे कबाड़ी व्यापारी होते हैं ना, ये सब रजिस्टर्ड नहीं होते, उनसे ये लोग बड़े लोग माल बेच के जो ज्यादातर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बन रहे हैं या आयरन इंगट और ये सब चीजें बन रही हैं भैया, उसमें जो टैक्स का इवेजन हो रहा था सरकार को आ रहा था। तो इसके लिए इन्होंने दोनों काउंटर लिया है कि जो छोटे व्यापारी है, यदि आप उनसे अनरजिस्टर्ड में परचेस करते हो तो आप RCM में जमा कर दो, तो वो स्ट्रैप से आ जाएंगे। और B2B से आप ले रहे हो तो उस पर आप TDS काटो तो पता चल जाएगा ट्रांजेक्शन। वहां पर कहीं 2.5 लाख की वस्तु, वहां तो ये कि तो 2.5 लाख है सर वहां जो। हाँ नहीं बिल्कुल सर, ये तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो मेंटालिटी है ना सर। मैं तो ये नहीं रुपेंद्र जी, देखिए वो जो लाइफ टैग TDS के अंदर इसको इसीलिए लेकर आए हैं क्योंकि आयरन स्क्रैप पे बहुत ज्यादा आ रहा था। देखिए इन्होंने बहुत चीजें स्पेसिफाइड की, शेड्यूल 1 ऑफ टैरिफ एक्ट से मेटल को डिस्क्राइब कर दिया उन्होंने। आप ये नहीं कह सकते कौन से मेटल की बात है, तो उन्होंने पूरा डिफाइन कर दिया, पूरा ही ले लिया, पूरा मेटल ही ले लिया, पूरे मेटल ले लिए ना उन्होंने कस्टम टैरिफ के। तो पर्पज उनका यही है, क्लियर कट पर्पज है कि अनरजिस्टर्ड से लोगे तो भैया RCM जमा कर दो। उससे उनका वही है जो सत्यन जी कह रहे थे कि उनके पास ये आ जाएगा कि भाई कहाँ से आप परचेज कर रहे हो, क्योंकि आपको इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी सेक्शन 31 में RCM की, उसमें उसका नाम डालना पड़ेगा आपको अनरजिस्टर्ड परचेज का, परचेजर का। वहां से वो कर दिया। रेगुलर में आ रहे हैं तो ये TDS का लगा दिया कि आप क्लेम कर लेंगे, TDS काट दिए पेमेंट पर। सर जो एक इशू है वो एक इसमें जो नोटिफिकेशन 24 है, जो 23 में हमें एग्जम्पशन मिली थी, पर उसमें एक वो भी था इशू कि इस पे पर्सन डीलिंग इन टैक्सेबल
गुड्स, वो एग्जम्पशन थी जो इफ ए पर्सन इज डीलिंग इन नॉन टैक्सेबल गुड्स, उसको अकेला आरसीएम के लिए रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन लेने की। ठीक पर है। दूसरे बंदे को देखो आपकी, उसमें एक इशू और भी जो मैं क्वेश्चन आ रहे हैं उसकी बात, कि एक इशू ये उठ रहा है कि दूसरा बंदा अगर कोई भी जैसे कोई बिजनेसमैन है, वो उसकी 40 लाख से नीचे है, पर वो कोई ऐसी सर्विस ले रहा है जिसमें आरसीएम देना पड़ेगा, उसको रजिस्ट्रेशन करानी जीरो से अलाउ एप्लीकेबल थी, उसके लिए वो थ्रेशोल्ड लिमिट खत्म हो जाती थी। अब इस केस में क्या होगा सर? वहाँ खत्म कर रहे स्पेसिफिक लाए हैं ना सर, यहाँ हाँ जी, वहाँ नॉन टैक्सेबल केस था। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, इस केस वहाँ में पर जो कंडीशन थी सर वो नॉन टैक्सेबल एग्जेंटेड गुड्स के लिए थी। नहीं, मैं इसमें आप मेरा क्वेश्चन बदल गया 24 की बात कर रहे हो ना, कि अगर अनरजिस्टर्ड डीलर एक अनरजिस्टर्ड डीलर से स्क्रैप ले रहा है, तो इसका मतलब उसकी थ्रेशोल्ड खत्म हो गई। अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड का तो कुछ है ही नहीं सर, वहाँ इम्पीट आ रहे हैं दोनों लोग। वो आरसीएम में लग गया ना, आरसीएम जहाँ पर आरसीएम सर यदि रजिस्टर्ड व्यापारी लेगा अनरजिस्टर्ड से तभी है, अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड नहीं है सर कहीं। सर नहीं, वहां पर ये भी तो है ना कि अगर आपकी आरसीएम की लायबिलिटी बनती है तो आपकी वो थ्रेशोल्ड लिमिट खत्म मानी जाएगी, आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। कहाँ पर सर, कहाँ? इसी मेटल स्क्रैप वाले मैटर में? मैटर नहीं, वो तो जनरल ही है, उसमें 24 सेक्शन इसमें तो ये है कि वाली हो रही थी, इसमें तो कहीं तो पहले ही है सर, उसमें रजिस्ट्रेशन में जुलाई में चेंज हुआ था सेक्शन 24 के अंदर, जहां आप कह रहे हैं ना कि जहां कंडीशन बन जाती थी आरसीएम के अंदर, वहां रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता था यदि वो एग्जेम्प्टेड गुड है, बट वो कोई ऐसी सप्लाईज लेता था जिस पर आरसीएम एप्लीकेबल है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना होता था। बिल्कुल जी, बिल्कुल उस चीज को हटा दिया गया था वहां पर। हाँ जी, हाँ जी। वो तो सर डिफरेंट, वो तो उधर की चीज है, मगर यहाँ तो ये केवल मेटल में इसीलिए लाए हैं कि दोनों को ट्रैप में लाने के लिए, जितने भी अनरजिस्टर्ड लोग हैं, छोटे छोटे कबाड़ी व्यापारी, उनको ट्रैप करने के लिए ला रहे हैं कि एटलीस्ट वो लोग आए, ये टैक्स की चोरी किसी तरीके से रुके। बेसिकली ओरिजिन को टैक्स लगा देंगे तो फिर बिलिंग वाला काम रुक जाएगा ना, लोग ओरिजिन लेते थे किसी और से ले लेते थे। संजय जी यदि वो समाधान में है तो भी टीडीएस काटना है क्या? कौन समाधान में सर? समाधान में सेलर जो है, सप्लायर है, वो समाधान लिए हुए है, ठीक है, और वो सेल करता है, ठीक है, स्क्रैप को, तो जो परचेजर है उसको पेमेंट में क्या टीडीएस उसका भी काटना है, समाधान वाले का भी? तो वो दोनों रजिस्टर्ड है सर। अच्छा, तो वो उसको कैसे शो करेगा? सर पहली बात तो ये है कि B2B वहां इसलिए नहीं हो सकता यदि सेलर समाधान में है, तो सर वो केवल कंपोजिशन वाले को तो करेगा, उसको तो R1 की लाइफ वो है ही नहीं ना सर। B2B की कैसे करेगा टैक्स इनवॉइस इशू? वो तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। हाँ जी, ये भी बात ठीक है। तो उस कंडीशन पे क्या बनेगा? नहीं तो वो क्यों काटेगा सर? वो तो कंपोजिशन वाले को देगा ना, वो B2B सप्लाई कहाँ हुई? टैक्स तो आया ही नहीं ना सर उसमें। अच्छा, कंपोजिशन वाले के लिए एप्लीकेबल नहीं है इसका मतलब? सर ऑब्वियसली बात है, कंपोजिशन वाले से कोई लेगा नहीं क्योंकि वो टैक्स चार्ज नहीं कर सकता, बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा वो। हाँ, बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। और ये बेसिक अगर करता है तो लायबिलिटी तो बैठेगी ना सर। हाँ, उसमें हम ये नहीं कह सकते। यदि नहीं, बिल्कुल, यदि वो करता है और दूसरे को देता है तो 2.5 लाख की लिमिट पे तो टीडीएस काटना पड़ेगा उसे। मगर सर वो केवल कंपोजिशन को ही कर सकता है अंकित जी, रेगुलर डीलर को कैसे कर देगा? सर सप्लाई तो क्यों नहीं कर सकता सर? क्यों सर? कंपोजिशन डीलर है, रेगुलर को कैसे सप्लाई कर देगा सर? तो सप्लाई तो कर सकता है सर, इसमें मनाही तो कहीं नहीं है सर। आईटीसी नहीं मिलेगी, सप्लाई तो कर सकता है, आईटीसी नहीं मिलेगी सर। टैक्सी नहीं चार्ज कर सकता? टैक्स नहीं चार्ज कर सकता तो क्या हुआ सर? आईटीसी नहीं मिलेगी, लेकिन वो सप्लाई कर सकता है। मैं रजिस्टर्ड डीलर हूँ, मैं कंपोजिशन वाले से क्यों लूंगा जब मुझे सपोज कीजिए मुझे वो आइटम 1000 रुपए की 100 रुपए में मिल रही, तो मुझे क्या दिक्कत है परचेज करने में? आप ले लो, फिर क्या मने? आपको आईटीसी नहीं मिलेगी, आपको लगता है तो कोई बात नहीं है वो तो। संजय सर इसमें 2 क्वेश्चन उठ गए, एक मैं ऐड कर रहा हूँ। एक बंदा टैक्स बचाने के लिए आरसीएम से बचूंगा, वो कंपोजिशन में चला जाता है, पर उसको तो अगर कोई कंपोजिशन डीलर है वो अनरजिस्टर्ड से परचेज करेगा, उसको तो सारा क्रेडिट ही खत्म हो गया। 18% आरसीएम तो जमा कराना ही पड़ेगा। वो कंपोजिशन जमा करना पड़ेगा एडिशनल। जो ये कबाड़ी वगैरह ले रहे थे कंपोजिशन डीलर की 1% टैक्स लगा के, वो प्लानिंग भी खत्म हो गई उनकी। सर प्लानिंग नहीं थी जी, बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि कहीं नहीं लिखा, वहां पर भी ये है कि उनको टैक्स अनरजिस्टर्ड, क्योंकि वो जो परचेज दिखाते वो अनरजिस्टर्ड से परचेज होती है तो उस पर उनको फुल रेट ऑफ टैक्स जमा करना था। अब उनको आरसीएम जमा करना पड़ेगा, वो फंस गए बस बंदे। जी, सरकार ने बहुत अच्छा स्मार्ट मूव किया है सर ये। हाँ जी, हाँ जी, सर इसमें सर आपने तो नहीं दी सलाह?
इन्होंने चुपके से लेटर भेजा था। लेटर भेजा है। अंकित जी सर, सर इसमें एक क्लैरिफिकेशन मैं चाह रहा हूँ, ये मैंने शेयर किया है। एक्ट सेक्शन 51 है, सेक्शन 51 में एक एक्सप्लेनेशन दिया है, फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स स्पेसिफाइड अबव द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी टेकन एज द अमाउंट एक्सक्लूडिंग द CGST, HST, UGST, IGST एंड सेस इंडिकेटेड इन द इनवॉइस। अगर यहाँ पे इनवॉइस वर्ड लिख रहे हैं तो जो डी में ये ऊपर लिखा है एक्सीड 2,50,000 रुपीज, सर यहाँ एक्सक्लूडिंग वर्ड लिखा हुआ है, अमाउंट एक्सक्लूडिंग द सेंट्रल टैक्स। जी में पढ़िए, तो टैक्सेबल अमाउंट हो गई ना 2.5 लाख। टैक्सेबल अमाउंट पे ही लेना है सर आपको, TDS की लाइन नहीं, आप कह रहे हैं ना कि अभी आप उसको ही पूरे साल की वैल्यू देखी जाएगी 2.5 लाख की। मैं ये कह रहा हूँ कि सिंगल इनवॉइस की 2.5 लाख देखी जाएगी जी TDS काटने के लिए। के अंदर सर जो नोटिफिकेशन के अंदर है वहां पर ये कहीं पे भी नहीं लिखा सिंगल इनवॉइस, वहां पर लिमिट दी है एक्सीडिंग 2.5 लाख। नोटिफिकेशन कॉलर खोल के लगाइए, देखिए अपने आप इसको डिस्कस करिए। एक सेकंड से। अंकित सर, जी सर जी, एक तो समस्या समझाइए मेरे को। प्लास्टिक एक आइटम सेकंड है। सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक क्लैरिफिकेशन हो जाए उसके बाद। नोटिफिकेशन नंबर ये 24-25 में तो इस तरह का कोई नहीं लिखा हुआ, क्लैरिफिकेशन था ना इसमें एक। नहीं, इसके अंदर तो ये आया है ना सर, 25 में देखिए ना। 25 को बोलिए। एक सेकंड। और अंकित जी जो आप ये बता रहे हैं ना सेक्शन 51 में, जी जी जी, 61 में वो यहाँ पे भी ये नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है कि जो भी इनवाइस बनेगी उसकी टैक्सेबल वैल्यू जो हम काउंट करेंगे ना सर, उसके लिए लिख रहा है वो, इसके लिए नहीं लिख रहा है कि 2.5 लाख हो जाए तब, वो इसके लिए लिखना चाह रहा है कि आप उसमें टैक्स इंक्लूड ना करें। मतलब वो जो भी इनवाइस बने, मान लो 50,000 की भी इनवाइस है तो उसको काउंट करते समय आप उसको 50 करिए, फिर कोई अगली इनवाइस मान लो आपकी 80 की बन गई है तो उसमें टैक्स की वैल्यू को मत करिए। वो ये यहाँ पे सेक्शन 51 कहना चाह रहा है आपसे। आप ऐसा मत सोचिए कि एक इनवाइस जो टैक्स इनवाइस बनेगा उसी में 2.5 लाख हो जाएगा और उसको टैक्स अलग कर लें। उनका मतलब है कि कोई भी इनवाइस जो बनेगी उसमें आप इनको अलग कर लीजिए। मतलब समझ रहे हैं सर, यहाँ पे कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि एक सिंगल इनवाइस में आप ऐसा माने। कोई भी छोटी छोटी इनवाइसेस भी बन रही होंगी ना तो इनमें इस टैक्स को आप अलग करके मान लें, ऐसा समझिए। मतलब मेरा कहना ये है, बाकी सब अपन एक्सपर्ट तो है नहीं, आप लोग सब मेरा इसमें मानना ये है कि TDS की लायबिलिटी वो छोटे डीलर्स के लिए नहीं करेंगे, वो सिर्फ बड़े डीलर्स के लिए करेंगे। ऐसे तो छोटे छोटे डीलर्स जिनकी टर्नओवर ही, छोटे डीलर्स का सर जिनके 2.5 लाख से 3,000 के बिल कटते हैं, लेकिन वो अगर साल भर में भी 2.5 लाख से ऊपर नहीं सर 2.5 लाख से ऊपर हो जाएंगे ना अगर, तभी तो वो उसको लाइबल बनाना चाह रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। सर आप समझिए, वो लाइबल इसीलिए तो रजिस्ट्रेशन के लिए भी बनाना चाह रहे हैं कि ऐसे 10-10 हजार रुपए कर करके तो वो करता रहेगा, लेकिन अगर एक बार में एक आदमी को भी उसने 2.5 लाख से ऊपर दे दिया है तो आगे किसने को। B2B में तो रजिस्ट्रेशन है ही दोनों के पास, TDS की लायबिलिटी तो तभी है। TDS की लायबिलिटी बिना रजिस्ट्रेशन के थोड़ी है। हाँ, अनरजिस्टर्ड पे तो TDS कटना ही नहीं है। यहाँ पे इसलिए ये होना चाह रहा ना सर कि हम जो अनरजिस्टर्ड से भी लेके आ रहे हैं ना छोटे छोटे लोगों को, तो रजिस्टर्ड बनाना है उन्हें। हमें को कोई अनरजिस्टर्ड दे रहा है। देखिए सर क्या है, मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं RCM भी पे करता रहूंगा जब तक वो अनरजिस्टर्ड है। ठीक है जी, ठीक है। और वो जैसे ही हमें पता चल गया ना कि वही आदमी हमें दे रहा था, मान लीजिए वही सप्लायर हमें दे रहा था साल भर और उसकी 40 लाख से अबव हो गई जी, तब हमें भी ये करवाना है। मतलब ये रहेगा इसमें कहीं ना कहीं कि हम उसको रजिस्टर्ड करवा लें, फिर TDS काटें, फिर उसका TDS पे हम ले जाएं उसको मैटर को। थोड़ा सा यहाँ कहीं है इसको जी, वो बात बिल्कुल सही है, मगर इंटर स्टेट में तो 1 रुपए में चीज एप्लीकेबल हो जाएगी, वहाँ 40 लाख ही खत्म हो जाएगा। अब ये भी तो देखो, इंटर स्टेट पे तो ये भी हो जाएगा ना, इंटर स्टेट पे वहाँ तो 1 रुपए पे भी रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये तो बेसिकली लाए उनके जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जो छोटे
हाँ, ये तो ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड है टीडीएस की लायबिलिटी तो ये उन लोगों के लिए लाए हैं, और जो ऑब्वियसली आरसीए में 18% देगा सर, तो वो रजिस्टर्ड होगा, क्यों नहीं बेनिफिट लेना जाएगा पीछे से आईटीसी का, यदि वो सही होगा परचेज का। जी ठीक है ना सर, तो 2.5 लाख रुपए का अपन मान ले रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर का ही इसमें जी जी समझ आ रहा है। हाँ अभी हमारे मुख्य वक्ता आएंगे, उनसे भी इस क्वेश्चन को रखेंगे, हाँ बिल्कुल। तो बिल्कुल उनसे भी बिल्कुल बात अंकित जी करेंगे बिल्कुल। इस बारे में। अच्छा अंकित जी, इसमें दो बिल्कुल चीज, अंकित जी एक चीज और है, जी। इंपोर्ट से यदि हमको स्क्रैप ला रहे हैं उस पे नहीं है टीडीएस। इंपोर्ट करके अगर हम स्क्रैप ला रहे हैं हाँ, उस पे कहीं टीडीएस की लायबिलिटी नहीं है, ये तो वो क्लैरिफिकेशन। टीडीएस तो, क्योंकि वहां पर फिर वो पेन वो हो गया ना सर, हाँ, उनका जीएसटी नहीं है तो उनका सर, ये कैसे क्वेश्चन होगा। उठ सकता है ना कि यदि हमने किसी कहीं से उठाया पूरा किसी अंकित जी जी मैं जी बोलूं थोड़ा। हाँ जी जी सर जरूर। जब हम इंपोर्ट करके ला रहे होते हैं तो बिल ऑफ एंट्री पे आईजीएसटी का पेमेंट करके तब इंडिया में आता है माल। जी तो चूंकि जिस चीज पे गवर्नमेंट एक बार आईजीएसटी ले लेगी उस पर दोबारा टैक्स कैसे लेगी, इसलिए उस पर टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। नहीं तो मैं सर, राइट सर यहाँ मैं पे राइट भी उससे टैक्स ले रहा है सर नवीन जी, जिसमें सर टीडीएस बी2बी स्टेट में ले रहा है तो अभी तो वो मुझसे आईजीएसटी या सीजीएसटी ले रहा है ना, उसके बावजूद टीडीएस के प्रोविजन आए हैं 2.5 लाख की लिमिट पे। नहीं सर, इंपोर्ट वाले पे कैसे एप्लीकेबल होंगे? नहीं, इंपोर्ट पे तो है ही नहीं ना सर, हाँ मैं इसीलिए। वही कह रहा हूँ, चूंकि उस पर आईजीएसटी ले लिया है इसलिए उस पर एप्लीकेबिलिटी नहीं हो सकती। जब एक मेरा बार सर, गवर्नमेंट सर मेरा थोड़ा डिफरेंट मानना था इसमें कि यदि वो इस पे लाते तो, क्योंकि जो बाहर का जो बंदा होता, आउट ऑफ इंडिया होता, वो कैसे क्रेडिट लेता। सर ऐसा है कि, और बात कर रहा हूँ मैं कि जी। वहां तक हमें जाना ही नहीं है। इससे पहले समझो कि जब हम इंडिया में ला रहे हैं गवर्नमेंट उसी वक्त एंट्री पॉइंट पे ही टैक्स ले रही है पूरा पूरा। ठीक है। तो अगर टीडीएस लेती तो भी उसका आईटीसी नहीं मिलता। जैसे मान लो उसमें पैन नंबर तो हमारे ही लगता ना, फिर आउट ऑफ इंडिया की जगह वो प्रोविजन है, जी तो इसलिए उसको टैक्स के थ्रू से आउट रख दिया है। ये मेरा सबमिशन है सर। थैंक यू भटनागर जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। भटनागर जी नमस्कार। भटनागर जी नमस्कार भाई सर, नमस्कार। नमस्कार। मैं ये कह रहा था, अभी चर्चा हो रही थी कि पूरे साल में 2.5 लाख रुपए से एक्सीड कर जाएगी तो टीडीएस की लायबिलिटी बनेगी, जी ऐसी बात आ रही थी। जी हम शुरुआत में देखे हैं सेक्शन 51, जी ये लोकल अथॉरिटी, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी और डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिश ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और डी में था सच पर्सन्स और कैटेगरी ऑफ पर्सन्स एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, इसको आज करते जी खाली है। तो वहां पे था वर्ड अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, जी है ना, अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ थोड़ी देर के लिए मान के चलें कि यहाँ सप्लाई ऑर्डर है ना, कॉन्ट्रैक्ट में जनरली हम कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वगैरह कह लेते हैं, यहाँ सप्लाई ऑर्डर की बात लेगी, परचेज ऑर्डर कह लीजिए उसे भले ही। जी अंडर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट या परचेज ऑर्डर कह सकते हैं उसे मेरे हिसाब से, तो वो उसके अगेंस्ट में भले ही मैं 1 2 3 4 10 कितने भी बिल काटूं, जी तो अंडर सिंगल परचेज ऑर्डर, जी ठीक है ना, जी वो 2.5 लाख को एक्सीड करेगा जी तभी लागू होगा वो जी सिंगल परचेज। बाकी छोटे छोटे बिल में साल भर तक सेल करता रहूं तो मैं समझता हूँ कि उसमें लायबिलिटी नहीं बननी चाहिए। भाई साहब, मेरा इस पे ये मानना है कि यदि अंडर कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आ गया किसी से, मेरे अनुसार यदि हम किसी डिलीवरी पर बात करें तो मेरा उससे एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और यदि मेरी कॉन्ट्रैक्ट की लिमिट 2.5 लाख रुपए से ऊपर चली गई ओवरऑल, चाहे मैं छोटे छोटे बिल काटूं चाहे बड़े बड़े काटूं, ओवरऑल यदि चली गई कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर, तो मेरे हिसाब से टीडीएस लायबल हो जाना चाहिए। ये तो मैं कह ही रहा हूँ, ये तो मैंने कह दिया कि अंडर सिंगल लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेकिन सर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है तो फिर वहां पर नहीं बनेगी लायबिलिटी, उसको कैसे, वही तो नहीं कह रहा हूँ ना बनेगी। सर मैं, फिर उस चीज के लिए तो उन्हें, हाँ, तो केवल सिंगल बिल हो, फिर भले ही वो एक्सीड करता है तब लायबिलिटी बनेगी। भाई कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसे हो गया जैसे कहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेल करता है, वहां से मैं स्क्रैप उठाते हैं, तो वहां से हो सकता है कि वहां पे सिंगल इनवॉइस का कोई जैसे मायने नहीं करता। रेलवे करता है, पार्टली पार्टली automatically उठाते हो हैं ही ना गया। रेलवे वाले। भाई वहां जी। तो बात आदरणीय रामाक्षय सर आज हमारे बीच में है, और 250 वेबिनार के ठीक पहले आज वहाँ बीच में है वो। और सर हम लोग 250 पिछले 250 हफ्तों से
लगातार ये वेबिनार चला रहे हैं, आपको जानकारी होगी, आपने अपना ब्रोशर देखा होगा, उसमें देखा होगा कि आप थोड़ा से पहले हैं हमारे 250वें वेबिनार से। क्या आ गया ये? और सर आपका परिचय मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। हाँ, हो गया। श्री रामाक्षय जी एक बीडी स्नातक है, अप्रत्यक्ष करों के मामले 16 से अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाले फेलो चार्ट अकाउंटेंट भी हैं। आपने अपने प्रोफेशनल कैरियर की शुरुआत रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड से शुरू की थी, जहां पर मुंबई में कॉर्पोरेट लीगल कंप्लायंस सेल के मैनेजर रूप में ये कार्यरत थे। इसके बाद आपने प्राइस वाटर हाउस कूपर्स और अर्नेस्ट एएमएम यंग ग्लोबल लिमिटेड के साथ अप्रत्यक्ष कर विभाग में 6 वर्षों से अधिक का काम किया। 2014 और 2015 में आपने अर्नेस्ट यंग के गुरुग्राम में उत्कृष्टता के साथ अप्रत्यक्ष कर विभाग का नेतृत्व किया। आपने एस कोठारी मेहता एंड कंपनी के इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट में निदेशक के रूप में भी काम किया। आपने 2019 की शुरुआत में जीएसटी और अप्रत्यक्ष करों में अपना विशेष रूप से अभ्यास करना आरंभ किया और अपनी गुणवत्ता वितरण के साथ साथ मूल्य संवर्धित सेवाओं के साथ आपको तेजी से आगे इस विषय में बढ़े। आपकी मुख्य विशेषज्ञता जो है जीएसटी में है, सीमा शुल्क में है, एफटीपी में है, अखिल भारतीय वेट और सेवा कानून में है। आपने फॉर्च्यून 500 ग्राहकों के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। आपने सभी क्षेत्रों में कर प्रबंधन और अनुपालन को सरल बनाने के लिए कर प्रौद्योगिकियों और समाधान को विकसित करने में काफी योगदान दिया है। आप जीएसटी मामलों के एक वक्ता और लेखक भी हैं। आपने कई प्रकाशनों, पत्रिकाओं और इकोनॉमिक टाइम्स के स्तंभों में नियमित रूप से लेखन भी किया है। आपने ई कॉमर्स लेन देन पर भारत की पहली पुस्तक ई कॉमर्स ऑपरेटर्स कानून, अभ्यास और प्रक्रिया लिखी है। साथ साथ इक्वलाइजेशन लेवी कानून प्रक्रिया भी लिखी है। आप विनिर्माण, तेल और गैस, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मा, कृषि, रियल एस्टेट, ऑटो, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, पावर, आईटी, वित्तीय आदि क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय और घरेलू कंपनियों को सलाह देने में व्यापक रूप से शामिल रहे हैं। आप बड़ी कंपनियों में जीएसटी कार्यान्वयन का कार्यभार भी संभाला है। आपने कई बड़ी कंपनियों को जीएसटी परामर्श आज भी प्रदान कर रहे हैं और आपकी जो असाधारण ग्राहक सेवा में आप सबसे अग्रणीय कर विवेचक माने जाते हैं। ये था हमारे आज के मुख्य वक्ता श्री राम अक्षय जी का परिचय। अब मेरा निवेदन है कि जैसे आपके आने की पहले गर्मा गर्म बहस चल रही थी, वैसे ही आगे भी जारी रहेगी। तो मेरा निवेदन कि आप उद्बोधन शुरू करिए और जो भी प्रश्न हमारे तरफ से आए उसका जवाब जरूर दीजिएगा। आदरणीय राम अक्षय सर जी। थैंक यू। थैंक्स फॉर वंडरफुल इंट्रोडक्शन। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस किया और सबसे अच्छी बात आपकी बता दूं, आपके पीछे जो दो मूर्तियां दिख रही हैं गॉडेस की, ये चार चांद लगा रही हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये सर हमारे राम राजा सरकार है सर, अयोध्या वासी राम राजा सरकार है, कनक भवन में विराजे हुए हैं। कभी आपको अयोध्या जाना हो तो इसे जरूर मिलने जाइएगा जी। सो ये बहुत ही वंडरफुल है। मैं भी बहुत ही आई एम वेरी प्लेस्ड कि आपने मुझे बात कर रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने की लिमिटेशन की। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने के लिए यदि हम सीजीएसटी एक्ट पर हैं तो बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारे रूल्स हैं एंड बहुत सारे नोटिफिकेशंस हैं, उसके ऊपर सर्कुलर्स भी हैं। आप यदि सारी चीजों पे स्टडी करेंगे तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आता कि कहना क्या चाहती है सरकार। सेक्शन में सिंपल लिखा हुआ है कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है आपको मिलेगा, उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आगे जाके राइडर्स लगा दिया इन्होंने, एस्केलेशन, बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस और एक्सप्लेनेशंस इन्होंने प्रोवाइड किया। तो जो पहले सिंपल था 1 जुलाई 2017 को, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत ही सिंपल था समझने के लिए कि भाई सीमलेस क्रेडिट मिलेगा आपको बिजनेस फ्लो में, चाहे ट्रेडिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस प्रोविजन हो, कुछ भी हो, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट सीमलेस मिलेगा इन केस ऑफ जीएसटी। ये जीएसटी रिजीम में ये बेनिफिट बताया गया था। आपको यदि याद हो तो इम्पावर्ड कमेटी की बैठकें होती थी
जून 2017 के पहले, तो उन इम्पावर्ड कमिटी में बहुत सारे प्रोसेसेस सब डिफाइन किए गए। मॉडल जीएसटी लॉ भी लाया गया, दो मॉडल जीएसटी लॉ आया था। उन सब में भी जो प्रोविजंस थे, लेटर ऑन जो एक्ट आया उसमें चेंजेस कर दिए गए। अब जो एक्ट आया, उस एक्ट में सिंपल लिखा हुआ था सेक्शन 16 में आईटीसी आपको मिलेगा। ये मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूं। अब सेक्शन 16 में पहले 4 सेक्शंस थे केवल। आप यदि थोड़ा डीप जाएंगे तो केवल 4 ही सेक्शन है सेक्शन 16 में, लेकिन 4 जो है वो 400 के बराबर हैं। इतने डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उसमें। अब जो 4 थे उसमें से रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो इश्यूज फेस किया और जो बिजनेस एंड ट्रेड इंडस्ट्री से रिप्रेजेंटेशन गया, इसके बेस पे गवर्नमेंट ने 2 और सेक्शन इंसर्ट किया। जो 2 और सेक्शन इंसर्ट किया ये इफेक्टिव है 27 सितंबर 2024 से। 2 सेक्शन इंसर्ट किया, सब सेक्शन 5 एंड सब सेक्शन 6 इन सेक्शन 16। ये 2 सेक्शन जो इंसर्ट किया, सब सेक्शन 16 जो है वो केवल कैंसिलेशन के ड्यूरिंग आईटीसी की बातें करता है, लेकिन जो सब सेक्शन 5 है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसने एक तरह से रिवॉल्यूशन ला दिया। आप लोग यदि केयरफुली सुने तो सब सेक्शन 5 इतना इंपॉर्टेंट है कि जितनी आईटीसी आपने ली थी जो टाइम पीरियड लिमिटेशन के कारण डिसअलाउ हुआ था फॉर लास्ट 4 इयर्स, इफेक्टिवली कहें तो 3 इयर्स, 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए भी इन्होंने लिख दिया है एक्ट में, बट वो ऑलरेडी था भी। अब जो 3 साल हैं 2017-18, 2018-19, 2019-20, इन 3 सालों में आईटीसी से रिलेटेड बहुत सारी एम्बिगिटी थी। पता ही नहीं चल रहा था कि कब आईटीसी लें, किस टाइम लें, कई इनवॉइसेस लेट आए बिकॉज एक्ट नया आया। ये जो जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ ये थोड़ा सा कहें कि थोड़ी सी जल्दबाजी भी हो गई, क्योंकि रूल्स वगैरह सारे इन प्लेस नहीं थे। तो ये आप यदि याद करें उस टाइम हसमुख अधिया जो होते थे फाइनेंस सेक्रेटरी, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था हम ऐसी नाव चला रहे हैं जिसमें सारा जो नाव बना भी रहे हैं, रिपेयर मेंटेनेंस भी कर रहे हैं और नाव को चला भी रहे हैं, नाव को खड़ा नहीं कर रहे हैं रिपेयर मेंटेनेंस के लिए। ये हालत थी जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की। तो उस केसेज में इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोविजन तो बन गया, बट इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी एम्बिगिटी थी, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज थी, बहुत सारे जो क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड थे। तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से आईटीसी तो लिया, लेकिन आईटीसी लेने के बाद आप देखेंगे कि इतने नोटिसेज आ गए टैक्स पेयर्स को, इतने सारे इश्यूज हुए हैं कि टैक्स पेयर्स को लगा कि भाई इससे बेहतर तो पहले का रिजीम ही था। अब जीएसटी में जो टाइम लिमिट की बात है ना, वो सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 16 करता है। केवल यही एक सेक्शन है जो टाइम लिमिट की बात करता है। कोई भी फ्रेश इनपुट टैक्स क्रेडिट आप जो परचेजेज या एक्सपेंसेस पे लेते हैं, अब जो आईटीसी लेते हैं उसकी लिमिट उन्होंने बता दी कि भाई एक फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होता है उसके बाद हम आपको 6 महीने का टाइम देंगे। जो पहले टाइम था अक्टूबर का, उसको बढ़ा के उन्होंने 30 नवंबर तक रिटर्न फाइलिंग का डेट डाल दिया। ये 2 साल पहले अमेंडमेंट किया इन्होंने। अब जो ये 30 नवंबर का डेट है, दिस इज द टाइम लिमिट, आज भी है। अब इसके पहले यदि प्रीवियस ईयर का आईटीसी आपने ले लिया है 3B में, आपको पता है आईटीसी केवल 3B से ले सकते हैं, कोई और रिटर्न है नहीं। 3B से आप लेते हैं तो 3B में सपोज ले लिया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं गया तो आईटीसी मिला ही नहीं आपको। क्यों? क्योंकि जब टैक्स पे करते हैं तो क्रेडिट लेजर से ही आपको सेटअप करना होता है। सो 3B में आईटीसी लेने का मतलब है इट विल गो टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, और तभी जाके आप यूज कर पाएंगे उसको। सिमिलरली टैक्स पे करने के लिए, कैश पेमेंट के लिए भी आपको कैश इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में टैक्स जमा करना होता है, तभी 3B में लायबिलिटी ऑफसेट कर पाते हैं। तो दीज आर टेक्निकल प्रॉब्लम्स। तो उसकी वजह से क्या होता है कि 3B में आपने लिया, क्रेडिट लेजर में गया। अब 3B में आपने लिया तो इनवॉइस वाइज कोई ब्रेकअप तो है नहीं, बिकॉज जो ओरिजिनल टैक्स का जो आइडिया था जीएसटीआर 3 का, वो पोस्टपोन हो गया। आपको याद हो जीएसटीआर 1, 2 एंड 3 का कॉन्सेप्ट आया था,
तो GSTR 1 तो आज भी है, जिसमें इनवॉइस वाइज डिटेल जाती है B2C B2B की। B2C के केस में लमसम वगैरह जाता है। लेकिन जो ITC आता है GSTR 2A में जो आ रहा है वो इनवॉइस में ही जाता है। क्यों? क्योंकि जो सप्लायर फाइल करता है GSTR 1 उसके बेस पे GSTR 2 में आता है। अब 2A वाली जो ITC है उसको अमेंडमेंट वगैरह करके एक्सेप्ट रिजेक्ट करके GSTR 2 में ITC लेना था, जो कि 2 भी पोस्टपोन हो गया और GSTR 3B भी पोस्टपोन हो गया, जो GSTR 3B GSTR 1 और 2 के बेस पे बनता था। दिस वॉज ओरिजिनल आइडिया। आपको जान के खुशी होगी कि अब जो GSTR IMS का आया है, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो IMS है दिस इज अ कॉपी, एक्चुअली कॉपी ऑफ व्हाट GSTR 2 जो ओरिजिनल आइडिया था उसका कॉपी है ये। जी सर, अब नमस्कार जो सर। नमस्कार। अब जो ये GSTR 2A में अब ITC आ रहा है और अब लमसम करके हम 3B में ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि GSTR 3 पोस्टपोन हो गया। अब जो लमसम करके हम GSTR 3B में ले रहे हैं इंस्टीड ऑफ 3, तो क्या हो रहा है, हम 2A में जो भी है प्लस एक्स्ट्रा जो ITC है हमारे बुक्स के हिसाब से वो भी 3B में लेते हैं। अब डिपार्टमेंट को यहीं पे डाउट हुआ। डिपार्टमेंट ने सोचा कि ये तो ऑटोमेटेड ITC है नहीं, जो ओरिजिनल आइडिया था जब GST इंप्लीमेंट हुआ था। तो जब ये ओरिजिनल आइडिया है नहीं तो उस केस में क्या हुआ कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो थोड़ा डाउटफुल होने लगा। अब इनको समझ में नहीं आया डिपार्टमेंट को कि ये किस इनवॉइस का ITC ले रहे हैं और कितनी पुरानी ITC ले रहे हैं। क्या सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 जो है उसको नॉन कंप्लायंस तो नहीं कर रहे हैं। तो इंटायर ITC वाज डाउटफुल। डिपार्टमेंट आज भी सोचता है कि इंटायर ITC इज डाउटफुल। इसको लेके काफी सारे नोटिसेज आए टैक्स पेयर्स कि आपने जो ITC लिया है, मैं आपको एक बात बता दूं, इस सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 पे इवन रिट पेटिशंस भी फाइल हुई हैं। आप जाएं हाई कोर्ट में, बहुत सारी सीरीज ऑफ रिट पेटिशंस हैं। यदि आप देखना चाहें तो लिस्ट आप देख सकते हैं, यदि सर्च करें आप तो मतलब बहुत सारी रिट पेटिशन, मोर देन 50 रिट पेटिशंस तो मैं जानता हूं जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 यानी टाइम लिमिट ऑफ अवेलिंग ITC पे फाइल हुई है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब सोचिए इतना डिस्प्यूट है, नोटिसेज आ रहे हैं कि आपने ITC जो लिया है वो टाइमली नहीं लिया, तो इसको सॉल्व तो करना था गवर्नमेंट को। सो देयरफॉर GST काउंसिल के मीटिंग में ये प्रपोजल रखा गया, 53rd GST काउंसिल मीटिंग में, और वहां डिस्कशंस हुए, सबने डिस्कस किया। अकॉर्डिंगली जो है ये डिसाइड किया गया कि एक नया जो भी है रेलिवेंट अमेंडमेंट GST एक्ट में किया जाएगा, जिसकी वजह से जो पास्ट इनिशियल ईयर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे 2017, 18, 18, 19, 19, 20 एक्सेट्रा, इनिशियल 3-4 साल, उसमें हम रिलीफ दें टैक्स पेयर्स को कि भाई ये लिमिटेशन रिलेटेड जो इश्यूज है एटलीस्ट इस पे तो आपको टैक्स नहीं देना। और ये रिलीफ एक तरह से वन ऑफ द बिगेस्ट एमनेस्टी स्कीम के अंदर आता है, क्योंकि इतनी रिट पेटिशंस फाइल हुई हैं, हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ टैक्स पेयर्स को नोटिस इशू हुआ है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के ऊपर, यानी ITC लिमिटेशन के ऊपर। सपोज किसी ने एनुअल रिटर्न फाइल किया, 3B फाइल किया। अब देखिए मजेदारी की बात, जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 है इसमें इशूज हुआ क्यों? इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं कि या तो आप अक्टूबर या 30 नवंबर की जो 3B है, 30 कोई भी 3B यानी नवंबर में जो 3B फाइल करेंगे अक्टूबर की फाइल करेंगे, वो 3B आप 30 नवंबर तक फाइल करिए, उसमें अवेल कर लीजिए ITC। या आपकी जो एनुअल रिटर्न प्रीवियस ईयर की है, यहाँ बात हो रही है ITC रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, या जो आपकी एनुअल रिटर्न है उसमें आप अवेल करिए जो भी अर्लियर हो। अब समस्या ये थी कि दोनों में अर्लियर कौन होगा? GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर होगा कि नहीं जी? यही होगा। अब लोगों ने सोचा कि अभी 3B है, लेकिन जब GSTR एनुअल रिटर्न इन्होंने फाइल करना किया, देखो 3B के टाइम में कोई भी टैक्स पेयर पूरी वर्किंग करता नहीं है, सोचता है कि ठीक है बस मंथली कंप्यूटेशन है, फाइल करके टैक्स पे कर दो। लेकिन एनुअल रिटर्न के टाइम होता यह है कि आप डीप स्टडी करते हैं पूरे ट्रांजेक्शन की प्रीवियस ईयर्स की। अब हमारा जो अभी एनुअल रिटर्न फाइल होगा 2023-24 का, मैं लिख के देता हूं हर टैक्स पेयर फुल कंप्यूटेशन करेगा बेस्ड ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और कोशिश करेगा कि कुछ ना छूटे। लेकिन ये काम GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर
नहीं हो पाता, लेकिन एनुअल रिटर्न में वो कर देता है। अब इन दोनों के बीच का जो गैप है उसमें वो आईटीसी ले रहा है, यानी 3B तो फाइल हो गई, पहला ऑप्शन यूज कर लिया, लेकिन एनुअल रिटर्न के पहले, यानी एनुअल रिटर्न में वो ले लिया करेक्ट करके, या उसके पहले जो 3B फाइल की उसमें ले ली। बट जो प्रोविजन कहता है दोनों में जो अर्लियर है, एनुअल रिटर्न या 3B फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर टू बी फाइल्ड बिफोर 30th नवंबर ऑफ एवरी फॉलोइंग ईयर। अब ये प्रोविजन होने की वजह से ये डाउट हुआ। अब ऐसा डाउट हुआ कि नोटिसेज पे नोटिसेज आने शुरू हो गए, और मैं बता दूं काफी सारे कंसल्टेंट्स में, चाहे वो एडवोकेट्स हो या सीएज हो, बहुत सारे लोगों ने इवन ये किया कि जो पिछले साल की आईटीसी है उन्होंने ना एनुअल रिटर्न में क्लेम किया और 3B में भी भूल गए। ये तो टोटल लॉस था। तो वैसे केसेज को इस बार जो एमनेस्टी स्कीम सबसेक्शन 5 जो आया है कवर्ड नहीं है, ये आप नोट कर लें। लेकिन वो यदि सब्सिक्वेंटली आपने ले लिया, समझिएगा यहाँ 2-3 केसेज हैं, थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करते हैं। आपने 23-24 का 17-18 का आईटीसी है, वो आपको लेना था, उसके 17-18 छोड़ते हैं क्योंकि उसके लिए टाइम लिमिट मार्च 2019 था, 18-19 का लेते हैं। 18-19 के लिए टाइम लिमिट क्या था, अक्टूबर 20 था, लेकिन अभी के हिसाब से अमेंडेड प्रोविजन के हिसाब से 30th नवंबर लेते। अब उसमें आपको लेना था उसके 3B में, और नहीं तो एनुअल रिटर्न आप जो 31 दिसंबर को लेते हैं उसमें लेना था। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, दोनों में किसी में नहीं लिया क्योंकि लिमिटेशन पीरियड से डर गए वो, और आगे चल के भी नहीं लिया, वो तो गए टोटल लॉस, उनका तो कवर नहीं हुआ। वो केसेज इस अमेंडमेंट सबसेक्शन 5 से बाहर है, आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन यदि आपने 3B में ले लिया तो वो तो डेफिनेटली आपने क्या किया था, विद इन टाइम लिमिट लिया था। लेकिन आपने 3B में नहीं लिया, आपने एनुअल रिटर्न में क्लेम कर लिया, या एनुअल रिटर्न के पहले फाइल करने के पहले जो 3B थी उसमें क्लेम कर लिया, तो वो केसेज इसमें कवर्ड है, वो केसेज आ जाएंगे क्योंकि आपने ले लिया। एक और एक्सक्लूजन है, बताता हूं। आपने 3B में तो नहीं लिया, लेकिन बहुत सारे कंसल्टेंट शुरुआती डेज में, क्योंकि कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था हमारे पास, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, 3B में नहीं लिया लेकिन 9 में क्लेम कर लिया। समझिएगा बात। अब 3B में नहीं लिया, 9 में क्लेम कर लिया, तो उसका कोई फायदा नहीं है। पूछिए क्यों, कोई बताएंगे इसमें क्यों फायदा नहीं है? आपने 3B में आईटीसी नहीं लिया, 9 में ले लिया। सर मैं व्यापारी के हिसाब से बता दे रहा हूँ, 9 के लिए रिपोर्टिंग और कुछ नहीं है। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। 9 में लेने का मतलब है वो आईटीसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाता ही नहीं है, समझिएगा। ये गलती बहुत सारे लोगों ने की है, हमारे पास, मेरे पास हमेशा फोन आते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम है, वो केसेस भी कवर्ड नहीं होंगे, वो भी एक लॉस्ट केस है, क्योंकि आपने 9 में लेके छोड़ दिया होगा, आपने 3B में तो लिया ही नहीं, आपने सोचा 9 में ले लिया बस बल्ले बल्ले आगे देख लेंगे, वो भी कवर्ड नहीं होता। तो ये कुछ एक्सक्लूजन्स हैं। अब क्या है कि अब इन्होंने कहा, जो प्रोविजन में क्लियर कट बता देता हूं, इन्होंने कहा कि जो सबसेक्शन 4 की जो लिमिटेशन है वो 2017, 18, 18, 19, 19, 20 एंड 2021 इन ईयर्स के लिए, हम यदि आपने वो आईटीसी जीएसटीआर 3B में ली है, और वो 3B फॉर एग्जांपल 2017 जुलाई की 3B है, उसकी आईटीसी आपने कब ली है, 30 नवंबर 2021 के पहले। नोट करिएगा, मैं मैक्सिमम एग्जांपल ले रहा हूं। जुलाई 2017 की 3B में जो आईटीसी लेना था, वो आईटीसी आप भूल गए 4 साल, लेकिन आपने कब लिया, 30 नवंबर 2021 की 3B की डेट तक जो भी 3B फाइल की है उसमें लिया है। ये क्लियर है? तो आपने लिया है तो वो आईटीसी अब अलाउ कर दिया है। यहां तक तो क्लियर है मुझे लगता है। वो आईटी, हाँ। अब ये जो एमनेस्टी स्कीम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मिलेगा। अब इसके लिए मिलेगा तो बहुत सारी चीजें आ गई। सबसेक्शन 5 जो इंसर्ट हुआ बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा सबसेक्शन 6 इंसर्ट हुआ, उसने कहा कि किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, फिर बाद में रिवोकेशन ऑर्डर आ गया, यानी रजिस्ट्रेशन रीइंस्टेट हो गया, तो उस पीरियड में आईटीसी तो वो ले नहीं पाया। क्यों नहीं ले पाया? क्योंकि रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो आपका आप स्टेटस जो है सस्पेंडेड आता है, फिर आप रिटर्न जल्दी फाइल नहीं कर पाते हैं उस पीरियड में।
तो उन केसेस में आप आईटीसी यदि बिजनेस कर रहे हैं तो आपको लेने का राइट है। तो ये बिल्कुल राइटली सबसेक्शन 6 भी आया है, उसमें भी आपको अलाउ किया है। अब आते हैं, अब सरकार कह रही है कि ठीक है, हम आपको ये एमनेस्टी स्कीम दे रहे हैं, लेकिन जब हम एमनेस्टी स्कीम सरकार ने दिया तो देयर शुड बी रूल्स इन प्लेस जिसको फॉलो करके आपको ये मिलेगा। अब ये फॉलो करने के लिए सरकार ने कहा कि चलिए सब एक तरफ, लेकिन ये जो हम आपको एमनेस्टी स्कीम देंगे आईटीसी का, ये तभी देंगे जब आप हमारे द्वारा बताए गए रूल्स को, प्रोसीजर को फॉलो करें। और ये हर एमनेस्टी स्कीम में होता है, चाहे वो किसी भी लॉ में जाए। तो इसको फॉलो करने के लिए उन्होंने क्या किया, नोटिफिकेशन नंबर 22 ऑफ 2024 इशू किया। वो 8 अक्टूबर को इशू किया था। उस नोटिफिकेशन में कहा कि चलो आपको हमने छूट दिया, लेकिन ये जो आईटीसी की छूट है इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन। ठीक है, वो रेक्टिफिकेशन, अब देखिए, अब थोड़ा सा और डीप जाते हैं इसमें। अब इसमें क्या होता है, आपने ले लिया, एक स्टेटस आ गया कि आपको नोटिस आया डिपार्टमेंट से, ठीक है। दूसरा स्टेटस आया कि नहीं, नोटिस आया नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है, हो सकता है। तीसरा है कि नोटिस आने के बाद आपने रिप्लाई किया, बाद में फाइनल ऑर्डर आ गया, हो सकता है नहीं ये। चौथा स्टेटस है, ऑर्डर आ गया, आपने उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर दी, ठीक है। पांचवा स्टेटस हो सकता है, अपील फाइल करने के बाद अपीलेट अथॉरिटी का भी ऑर्डर आ गया, या ये हो सकता है कि अभी अंडर प्रोसेस है। अब हर केसेस का अपना एक रेलिवेंट नियम है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं तो इसमें क्या होगा कि सपोज आपने कि आपके पास किसी टैक्स पेयर के पास केवल नोटिस आया है, तो जब नोटिस आया है तो नोटिस का तो एडजुडिकेशन पूरा बाकी है। अब नोटिस का एडजुडिकेशन बाकी है तो उसमें आप रिप्लाई करेंगे, तो इन्होंने कहा है स्पेशल प्रोसीजर, मतलब स्पेशल प्रोसीजर मैं तब डिस्कस करूंगा जब ऑर्डर की बात होगी। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ नोटिस। फर्क क्लियर है आप लोगों को ये सारी चीजें? अब जब नोटिस की बात हो रही है तो नोटिस में तो अभी एडजुडिकेशन चल ही रहा है, और टैक्स पेयर को भी पता चल गया कि अमेंडमेंट आ गया है, मुझे रिलीफ मिलेगा, मेरा राइट है, मतलब जो आईटीसी पहले इनएलिजिबल था वो एलिजिबल हो गया, और डिपार्टमेंट को भी पता है। तो सरकार ने कहा कि सरकार ने क्लैरिफिकेशन भी इशू किया, वो 15, आज 18 19 है ना, 15 तारीख को आया था। उसमें उन्होंने कहा कि ऐसे केसेस में जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स पास करेंगे कंसीडरिंग दिस अमेंडमेंट। आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे केसेस जहां भी हैं केवल नोटिस चल रहा है, तो उस केसेस में आप अथॉरिटी को कहेंगे कि भाई आप कंसीडर करें और एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करें अलाउइंग दिस आईटीसी। लेकिन जहां इन्वेस्टिगेशन ही खाली चल रहा है, अभी नोटिस नहीं आया, DRC 01 भी नहीं आया, उस केसेस में क्या होगा? उस केसेस में कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है वो इसको कंसीडर करेगी और इसका ध्यान रखेंगे कि गलत आईटीसी डिसअलाउ ना करे, ठीक है। लेकिन अब बात आती है जहां ऑर्डर आ गए, समझिएगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एडजुडिकेट करके आपको ऑर्डर दे दिया। अब जो ऑर्डर अंडर सेक्शन किस में दिया, किसी भी सेक्शन में दिया, कि ये आईटीसी की बात है। आईटीसी में 2 सेक्शन के अंडर ऑर्डर आ सकता है, सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74। मतलब एक फ्रॉड केसेस है और एक नॉन फ्रॉड केसेस है। नटसेल में कहें तो दोनों के अंदर आया होगा नोटिस या ऑर्डर। तो दोनों के अंदर जब आया होगा नोटिस ऑर्डर, तो उस केसेस में क्या करना है आपको रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है उस ऑर्डर को। और उस ऑर्डर के रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई जब करते हैं तो आप क्या करते हैं, एक स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करते हैं जो नोटिफिकेशन नंबर 22 में लिखा है। मैं उसकी समरी आपको बता देता हूँ। उसमें ये कह रहा है कि आप जो रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल करेंगे उसमें एक एनेक्जर ए भी अपलोड करना है जी। एनेक्जर ए में क्या है, पूरी डिटेल देनी है कि आपने ईयर वाइज, कि आपने जो आईटीसी लिया था जो कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की वजह से डिसअलाउ हुआ था, वो कितना है, और उसका पूरा ब्यौरा देना है कि ये चीजें हमें अलाउ होनी चाहिए, ठीक है जी।
तो वो रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, यही है उसका क्रक्स। और उसमें कहा गया है कि ये वो दुनिया भर के फॉर्म्स वगैरह हैं वो देखने हैं। लेकिन सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74 दोनों अलाउ है। अब एक और बात बता दूं, सेक्शन 107 एंड 108, मतलब 107 का मतलब जहां आपने अपील फाइल करी है एंड अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर आ गया है बेस्ड ऑन द पास्ट प्रोविजंस, उसने डिसअलाउ कर दिया आपके आईटीसी को, ध्यान दीजिएगा। तो उस केस में भी आप रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करें, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है जी। एक में इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन लगाया इन्होंने, ये इसके लिए इन्होंने कहा कि यदि ऑलरेडी आपने टैक्स पे कर दिया है इस लिमिटेशन की वजह से, या इनपुट टैक्स रेट पे कर दिया है, ध्यान दीजिएगा, आपने ऑलरेडी सरकार के दबाव में आके या जिस कारण से आपने टैक्स पे कर दिया, कौन सा टैक्स, लिमिटेशन पीरियड का आईटीसी का, या आईटीसी रिवर्स कर दिया या लायबिलिटी डाल के पे कर दिया विद इंटरेस्ट पेनल्टी व्हाटएवर, आपको बता दूं उस केस में आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा टैक्स जो नोटिस आता है उसको जमा करने की हड़बड़ी मत करिए। हम सब प्रोफेशनल्स हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए फ्यूचर में कि कुछ सरकार जो है आजकल टैक्स फ्रेंडली हो रही है, टैक्स पेयर फ्रेंडली, वो हमारे फेवर में कुछ ना कुछ लाती रहती हैं। तो उसको कंसीडर करते हुए लॉ के अंदर जितनी अपॉर्चुनिटीज है वो यूज करनी चाहिए फॉर टू रिस्ट्रिक्ट आउटगो ऑफ टैक्स लायबिलिटी, proposed tax liability basis the demand notice issued by the department। तो ऐसे केसेस हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब देखिए इसी स्कीम में इन्होंने साफ कह दिया कि यदि ऑलरेडी पेड है, आपने ऑलरेडी आईटीसी रिवर्स कर दिया है, तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो आपका क्या कुछ बेनिफिट नहीं, आपको मतलब रिजल्ट ही आया सर कि आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमेशा टैक्स पे करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि टैक्स कब पे करें। अनलेस सारे ऑप्शंस यूज ना हो जाएं, टैक्स पेमेंट नहीं करना चाहिए अगेंस्ट एनी डिस्प्यूट। अब ये एक्शंस मैंने बता दिया आपको सारे प्रोविजन वाइज। अब आगे आते हैं, आपने एनेक्जर अपलोड करना है, इसका ध्यान रखना है। अब सपोज आपने रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल किया, ठीक है, ये बड़ी अच्छी चीज है, आपने रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल किया, लेकिन हुआ ये कि आपका रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन से आप जो भी रेक्टिफिकेशन हुआ आप संतुष्ट नहीं है। समझ लीजिए आपने एप्लीकेशन फाइल कर दिया अगेंस्ट द ऑर्डर, उधर से ऑर्डर आया, जो प्रॉपर ऑफिसर है या अपीलेट अथॉरिटी है, उससे आप संतुष्ट नहीं है। आपने जितना सपोज 2 लाख का रेक्टिफिकेशन करने के लिए आपका बेनिफिट मिलना चाहिए था, आपको मिला 1.5 लाख ही, आप संतुष्ट नहीं है। तो आपके पास लीगल जो रिमेडी है वो क्या अवेलेबल है, ध्यान दीजिएगा आप इन बातों को। हमारे पास बीइंग एन एडवोकेट लीगल रिमेडी है कि हम हायर अपीलेट अथॉरिटी में जाए अगेंस्ट द डिमांड ऑर्डर, रेक्टिफाइड ऑर्डर। तो हमारे पास ये जो रेक्टिफाइड ऑर्डर है जिससे कि हम संतुष्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये जो रेक्टिफाइड ऑर्डर है जिससे हम संतुष्ट नहीं है, उसके अगेंस्ट हम अपील फाइल कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसमें और अंदर जाते हैं सर। अब ये जो डिमांड ऑर्डर है, जैसे मैंने बताया कि रेक्टिफिकेशन 2 ऑर्डर्स का हो सकता है। एक जो हमारी अथॉरिटी है, प्रॉपर ऑफिसर है, उसका ऑर्डर आया लेकिन हमने उसके अगेंस्ट अपील फाइल नहीं किया है, तो उसको हम रेक्टिफाई करने के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। दूसरा है कि हमने अपीलेट अथॉरिटी में अपील फाइल की अगेंस्ट द ऑर्डर और उसका भी ऑर्डर आ गया है अपीलेट अथॉरिटी का, और उसको रेक्टिफाई करने के लिए भी हमने रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल किया। दोनों के अगेंस्ट कर सकते हैं। जब दोनों के अगेंस्ट कर सकते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यदि पहला ऑर्डर है जो अथॉरिटी का ऑर्डर है, उसके अगेंस्ट रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन आया, तो उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट हम जो अपील फाइल करेंगे उस रेक्टिफाइड ऑर्डर के अगेंस्ट, वो कहाँ करेंगे, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में करेंगे, ठीक है, कमिश्नर अपील या जेसी अपील या एडिशनल कमिश्नर व्हाटएवर जो इस जुरिसडिक्शन में आता है। लेकिन यदि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर आया और उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमने डाला हुआ है, तो वो ऑर्डर रेक्टिफाई सपोज हमारे हिसाब से नहीं आया, हम उसके अगेंस्ट अपील फाइल करना चाहते हैं, तो उसके अगेंस्ट हम कहाँ अपील फाइल करेंगे जी,
ट्रिब्यूनल में फाइल करेंगे अंडर सेक्शन 112 112 सेक्शन 112 के अंदर। क्लियर है? मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए किसी को। इसमें किसी को डाउट है तो यहाँ पे आप मुझे रोक के पूछ सकते हैं। सर मेरा एक पूछना था यहाँ इसी के मतलब बारे में, आप इनपुट वाला जो बताए थे, जैसे मैंने अब आ रही है सर? हाँ जी, अब चलो ठीक है। सर मैं ये क्लैरिटी चाह रहा था आपसे कि जो 18-19 की मान लीजिए कोई रिटर्न 3B की हमने लेट फाइल करी है और लेकिन वो 30/11/21 के पहले पहले फाइल कर दी है, तो वहां पे भी ये आईटीसी हमें अलाउ नहीं होगी ना? 16/5 हमें पावर नहीं दे पाएगा। 18-19 का केस है ना आपका? मान लीजिए 18-19 का केस है, रिटर्न उस आपने समय आज टाइमली फाइल नहीं हुई। हाँ, कौन सी रिटर्न फाइल पूरी नहीं की हुई पूरी टाइम? रिटर्न 3B रिटर्न फाइल नहीं करी है, लेट रिटर्न फाइल करके 30/11/21 के पहले रिटर्न फाइल कर दी, वो केसेस में तो वो ये कब, अलाउ नहीं होगा ना? कितना दिन का डिले हुआ है, कब फाइल किया ये बताइए। अरे वो 20-21 में फाइल हुए ना सर, 30 नवंबर 21 के पहले अरे सर फाइल हो आपका गए, क्वेश्चन 18-19 आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आपका हाँ क्वेश्चन सर, बहुत ही अच्छा मैं है। इस पर क्लैरिटी चाह रहा था सर। अब मैं बताता ये हूँ। 16/5 में नहीं अलाउ बहुत करेगा। बढ़िया, अब मैं बताता हूँ। जी आपको 16/5 का बेनिफिट मिलेगा। ठीक हाँ है सर। सर, बिल्कुल मिलेगा। ये जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 है ना, वो लेट फाइलिंग की वजह से ही तो डिले आईटीसी अवेल होता है, और उसी को सॉल्व करने के लिए तो सेक्शन सब सेक्शन 5 आया है जी। नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है सर, 16 सबसेक्शन 4 हमसे ये कहता है कि कोई प्रीवियस ईयर की आईटीसी आपकी रह गई है तो 30 मतलब 6 महीने के अंदर अंदर आगे की रिटर्न में आप क्लेम कर लीजिए। ठीक है सर? ठीक है। अब वहां पे क्या हो रहा है कि हमने तो रिटर्न ही नहीं फाइल करे थे टाइमली पीरियड के, अरे तो वो सर वैसे आईटीसी छूटी केसेस, पड़ी है। वो सारे केसेस कवर्ड हैं। आप मान के चलिए, वो मैंने एग्जांपल दिया, आप शायद लेट ज्वाइन किया आपने। मैंने पहले ही बताया कि नहीं मैं टाइमली जुलाई 2017 की रिटर्न है, 3B है, आईटीसी उसमें लेना था। आपने वो फाइल किया अक्टूबर 2021 में, 30 देखिए नवंबर सर, दो चीजें हो 2021 रही के है सर। पहले मैं सर तो मैं आपको आपसे अलाउ ये कह होगा। रहा हूँ, मान लीजिए, नहीं मैं ये कहना चाह रहा था, जुलाई 17 की रिटर्न थी। ठीक है सर, जुलाई 17 की रिटर्न थी, रिटर्न तो मैंने फाइल करी। अगर मैं उसमें रिटर्न फाइल करता हूँ, मैंने मान लीजिए पहले ही फाइल कर दी 3 महीने बाद, ठीक है, और उसमें आईटीसी मैंने क्लेम कर ली। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने रिटर्न को डेट फाइल किया हुआ है सर। अरे मिलेगा सर, आप बेहिचक चलिए। ठीक है, मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। सर एक क्वेश्चन था जो अभी रेक्टिफिकेशन और इश्यू में था, एक टेक्निकल क्वेश्चन जो करा सर, मतलब अपील फाइल अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ रेक्टिफिकेशन और अपील फाइल अगेंस्ट द ओरिजिनल ऑर्डर इन ओरिजिनल, इसमें कोई क्या इशू आ जाएगा जी? जैसे कई बार हमें होता है कि हम रेक्टिफिकेशन कर देते हैं कि वो हो जाएगा, जैसे पीछे एक्स पार्टी केस हुए हैं, बट कई बार सर्टेन सर कंडीशन आपका क्वेश्चन बहुत ही अर्ली है, थोड़ा वेट करें, इस पॉइंट पे आ रहा हूँ। सर मैं आपके 16/4 से रिलेटेड पूछ लूँ सर? हाँ सर पूछें। मेरा सर क्वेश्चन ये है कि वहाँ जो 16/4 में जो टाइम लिमिट है वो 30 नवंबर दी हुई है, उस डेट तक रिटर्न फाइल होना चाहिए। सपोज दैट मेरा रिटर्न जुलाई का रिटर्न है और वो मेरा 30 अगस्त को होता है, और अगस्त का रिटर्न मेरा होता है दिसंबर में जाकर, तो मेरी जो टाइम लिमिट है आईटीसी क्लेम करने की, वो उसके अंदर एग्जॉस्ट हो जाएगी जुलाई में ही या अगस्त के रिटर्न में होगी? वो आपकी एग्जॉस्ट होगी 30 नवंबर के पहले जो रिटर्न फाइल करते हैं, कोई भी हो, कोई भी रिटर्न हो, वो कोई भी रिटर्न हो। डेडलाइन 30 अगस्त है। आपका ये जो डाउट था ना, पहले वाले केसेस में थे, क्योंकि वहाँ फॉर द मंथ ऑफ लिखा हुआ था। वहाँ सब हो गया, वहाँ चेंज हो गया, इसीलिए अमेंडमेंट किया 2 साल पहले सरकार ने, डेट लेके आई, डेट स्पेसिफिक कर दी है ना। हाँ वेरी स्पेसिफिक, तो ये कवर्ड। जो फाइल होगा उसमें क्लेम कर सकते हैं। यस यस यस, आँख बंद करके। चलिए अब नेक्स्ट जो है, जो क्वेश्चन था आपका कि 2 टाइप के रेक्टिफिकेशन होता है। एक तो ये स्पेशल रेक्टिफिकेशन अंडर सबसेक्शन 5 जो हम फाइल करेंगे, अंडर नोटिफिकेशन नंबर 22 ऑफ 2024, स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करके फाइल करेंगे। अब देखिए, जो रेक्टिफिकेशन हम जो फाइल करते हैं,
ये अमेंडमेंट आने के पहले एक, यानी नोटिफिकेशन नंबर 22 ऑफ 2024 आने के पहले एक प्रोसीजर था कि जैसे एक्स पार्टी ऑर्डर आ गया या कोई गलती हो गई, उसके लिए हम सेक्शन 161 ऑफ सीजीएसटी एक्ट रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल करते थे। क्यों रुपेंद्र जी, यही है ना? अब उस सेक्शन के अंदर हम नॉर्मल रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल करते हैं किसी भी इश्यूज पे, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट है कि देयर शुड बी एरर अपरेंट ऑन द रिकॉर्ड, यानी ऑर्डर पे अपरेंट एरर हो तभी जाके वो रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है और वो लीगली वैलिड है। ठीक, लेकिन एक्स पार्ट के केस में बहुत सारे ग्राउंड होते हैं तो हम वो कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। बट ये जो रेक्टिफिकेशन है ना सर, ये आईटीसी वाला सेक्शन 16 वाला, ये रेक्टिफिकेशन स्पेशल प्रोसीजर के अंदर रेक्टिफिकेशन है, अंडर नोटिफिकेशन नंबर 22 ऑफ 2024 डेटेड 8 अक्टूबर 2024। ठीक है जी, तो देयर आर टू रेक्टिफिकेशन प्रोसीजर्स, वन अंडर सेक्शन 161 एंड अनदर अंडर सेक्शन अंडर नोटिफिकेशन नंबर 22 ऑफ 2024, जो कि स्पेशल प्रोसीजर है इन केस ऑफ सेक्शन 4 के केस में। क्लियर है? अब ये जो दोनों रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन है, दोनों अलग फाइल होते हैं। अब बताता हूं, अब डाउट है, एक एग्जांपल लेते हैं जी। एग्जांपल इज कि सपोज आपका ऑर्डर आया, उस ऑर्डर में एक ऑर्डर है कि एक्स पार्टे का ऑर्डर है, लेकिन उसमें आईटीसी रिलेटेड जो टाइम लिमिट वाला है, यानी सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 वाला इश्यू ही नहीं है, मैटर ही नहीं है, वो केवल एक्स पार्टे है, लाइबिलिटी किसी और ग्राउंड पे है, दिस दैट नॉन रिकंसिलेशन वगैरह 2A के ग्राउंड पे है, और उसके अगेंस्ट आपको रेक्टिफिकेशन फाइल करनी है एप्लीकेशन, तो आप किस में फाइल करेंगे? अंडर सेक्शन 161 फाइल करेंगे। लेकिन उसी ऑर्डर में सपोज आपके बाकी सारे इश्यूज भी हैं और आईटीसी रिलेटेड टू सेक्शन सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 16 भी है, यानी टाइम लिमिटेशन वाला है, तो वहां जो रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल होगा वो किस में फाइल होगा? इस स्पेशल प्रोसीजर के अंदर फाइल होगा। ये आप नोट कर लीजिएगा, आप एडवोकेट हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन सबको नोट करिए। लेकिन जिस ऑर्डर में ये इश्यूज ही ना हो, जिसके लिए स्पेशल प्रोसीजर आया, उस ऑर्डर को इस स्पेशल प्रोसीजर वाले में इंक्लूड ही नहीं करता। क्लियर है जी? मुझे लगता है समझ में आ गया। नहीं आया तो आप सोच के क्वेश्चन पूछ सकते हैं बाद में। नहीं समझ में आया? फिर से बोलो। सर पहले कवर कर लें, बाद में भी क्वेश्चन कर दीजिए सर। आ गया सर, आ गया। समझ में आ गया ना? दोनों बिल्कुल ही अलग इश्यूज हैं, और ये प्रैक्टिकल चैलेंज, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके सामने आएगी। स्पेशल प्रोसीजर यानी एनेक्जर ए अपलोड करना, ये सब चीजें तब है जब आईटीसी वाला क्वेरी हो उस ऑर्डर में। और डिटेल में यदि इसको समझना चाहें तो आपके पास सर्कुलर एक इश्यू हुआ है जो 15 अक्टूबर को इश्यू हुआ है, सर्कुलर नंबर 237, वो पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे एक चैप्टर हमारा क्लोज होता है सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 वाले। मैं आपको एक बात बता दूं हर्ष जी, कि इस सेक्शन के ऊपर कम से कम 3-3 घंटे का हमारा सेमिनार चला है सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंदर, इसके ऊपर। तो ये बहुत ही लंबा टॉपिक, हाँ ये बहुत ही लंबा टॉपिक है। मैं क्रक्स में आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझा रहा हूँ, ठीक है? ये बहुत ही डिस्प्यूटेड इश्यूज है। जब वो नियर बाई प्लेस में कोई सेमिनार करेंगे ना, फिजिकल सेमिनार, तो आपको रिक्वेस्ट करेंगे। हाँ, हाँ, तो ये हमारे प्रैक्टिकल चीजें समझ में आ गए। दोनों एप्लीकेशन अलग फाइल होंगे, बिल्कुल। अब आते हैं जी सर, एक नया एमनेस्टी स्कीम और आया, सरकार ने बताया 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ही डिसाइड हुआ था। वो ये था कि इंटरेस्ट और पेनल्टी से रिलेटेड हम आपको वेवर देंगे, सरकार ने ये डिसाइड किया। बट किन सालों के लिए देंगे? अगेन सेम ईयर, 17-18, 18-19, 19-20। ठीक है जी, मुझे लगता है ये क्लियर है, पीरियड वही है। लेकिन इसमें कहा गया कि आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का हम वेवर देंगे। अब वेवर के लिए इन्होंने कहा कि वेवर हम तब देंगे जब जो नोटिस आया है, यानी जो ऑर्डर, यानी जो आपको डिमांड पे करना है, वो डिमांड आपको अंडर सेक्शन 73 पे करना है। आप लोग जरा नोट करिएगा, 2 सेक्शन बिल्कुल क्लियर है, आप याद रखिएगा। सेक्शन 73 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, इट इज फॉर नॉन फ्रॉड केसेस, उसमें असेसमेंट होता है। सेक्शन 74 जो है वो फ्रॉड केसेस में असेसमेंट करता है, यही डिफरेंस है, ठीक है? और सेक्शन 75 जो है वो प्रोसीजर थोड़ा बहुत डिसाइड करता है कि क्या है, वो आगे हम चर्चा करेंगे।
अब ये जो केसेस हैं, जो ये एमनेस्टी स्कीम आया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2017, 18, 18, 19 एंड 19, 20, ये आया है ओनली फॉर डिमांड मेड अंडर सेक्शन 73। यदि फ्रॉड वाला सेक्शन लगा दिया है डिपार्टमेंट ने तो ये एप्लीकेबल नहीं है। ये क्लियर है आप लोगों को? जहां तक मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर है, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। अब सेक्शन 73 जो है, इसमें कई स्टेजेज हो सकते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। पहले जो डिस्कस किया ये कि आपके पास नोटिस केवल आया है सेक्शन अंडर सेक्शन 73, और पीरियड जो कवर्ड है याद रखिएगा 3 साल ही कवर्ड है, शुरुआती के 3 साल वो लेना है। और वेवर किसका मिलेगा? इंटरेस्ट एंड पेनल्टी यदि लेवी हुआ है ऑर्डर में या नोटिस में तो उसका वेवर मिलेगा। लेकिन जो वेवर के लिए कंडीशंस है ना, ये बहुत ही हार्श हैं, ये इजी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा आगे, थोड़ा मौका मिला तो बताऊंगा। कंडीशंस आर वेरी हार्श। अब इसमें ये कहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया 3 स्टेजेस हो सकते हैं कि आपके पास केवल नोटिस आया है। दूसरा स्टेज है कि आपके पास ऑर्डर आ गया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से, ठीक है, लेकिन आपने उसके अगेंस्ट अपील फाइल नहीं करी है, या अपील फाइल की है तो उसका ऑर्डर नहीं आया अपीलेट अथॉरिटी का। तीसरा केस हो सकता है आपके पास अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर आ गया, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का, लेकिन आपके पास ट्रिब्यूनल का ऑर्डर नहीं आया, आपने या यदि आपने अपील फाइल की है तो आपके पास 2 ऑर्डर हो सकते हैं, एक नोटिस हो सकता है। तो इसके लिए सरकार ने सेक्शन 128A इंसर्ट किया। और कब से इंसर्ट किया? 1 नवंबर से। आज 19 अक्टूबर है, 1 नवंबर से इंसर्टेड है ये सेक्शन। अब इसने साफ कह दिया कि यदि नोटिस आया है अंडर सेक्शन 73 या ऑर्डर आया है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से अंडर सेक्शन 73, लेकिन आपने अपील फाइल किया है तो अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर नहीं आया। सिमिलरली इसने ये कि और अच्छी बात कही कि अपीलेट अथॉरिटी का फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर आ तो गया है, लेकिन आपने उसके अगेंस्ट ट्रिब्यूनल में फाइल भी किया है अपील। लेकिन ट्रिब्यूनल में फाइल करेंगे कैसे भाई? ट्रिब्यूनल तो कंस्टिट्यूट ही नहीं हुआ है अभी, मतलब इट्स नॉट ऑपरेशनल। तो इस केसेस में ये वाला मतलब मैं रेलिवेंट नहीं मानता। मैं यहाँ पे खाली ये बोलूंगा कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर आपके पास आ गया है, तो ऐसे केसेस में ये सेक्शन 128A अप्लाई होगा और इसके अंडर आप वेवर ले सकते हैं इंटरेस्ट एंड पेनल्टी का, बट कंडीशंस बड़ी हार्श है। पहली जो कंडीशन है वो यही कहता है कि यदि आपने ऑलरेडी इंटरेस्ट और पेनल्टी पे कर दिया है तो आपको उसका रिफंड नहीं मिलेगा, यानी वो लॉस्ट केस है। बताइए, आपने ऑलरेडी गलती से पे कर दिया, चाहे अथॉरिटी ने प्रेशर डाला या किसी भी रीजन से, आपको रिफंड नहीं मिलेगा, वो लॉस्ट केस है। दूसरा कह रहा है ये कि आपको ये वेवर लेने के लिए ना, जो सेक्शन 73 के अंदर जो टैक्स कंपोनेंट है, ध्यान रखिएगा, टैक्स कंपोनेंट, उस टैक्स कंपोनेंट को आपको पे करना पड़ेगा, वो भी फुल। अब बताइए, वो फुल करने के लिए सपोज मान लिया कि थोड़ा टाइम लिमिट दिया इन्होंने, कितने महीने का टाइम लिमिट दिया जी? 4 महीने का। 4 महीने का वर्चुअल, क्योंकि एमनेस्टी स्कीम अभी आया है, 1 नवंबर से लागू हो रहा है, सॉरी 5 महीना, सॉरी 5 महीना। तो 1 नवंबर से काउंट करिए, जो डेडलाइन है वो 31 मार्च 2025 है। उसके पहले यदि फुल टैक्स आपने दे दिया तो आपको क्या मिलेगा? वेवर मिलेगा, किसका? इंटरेस्ट एंड पेनल्टी का। मैं कहता हूं कि सर जो टैक्स कंपोनेंट है वही गलत है। आप बताइएगा हर सर, आप ही बताइए, यदि टैक्स कंपोनेंट ही गलत है तो क्या ये एमनेस्टी स्कीम मतलब जस्टिफाइबल है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। और मैं बताऊं मैक्सिमम केसेस में 99% केसेस में टैक्स कंपोनेंट ही गलत है। और टैक्स कंपोनेंट है क्या? 2A, मिसमैच, दिस दैट, दुनिया भर के इश्यूज हैं। अब बताइए, जो गलत इश्यूज पे यानी गलत टैक्स लगा है, वो हम गलत टैक्स क्यों पे करें इंटरेस्ट और पेनल्टी के लिए? ये कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है, कहीं से भी फेयर नहीं है। सो देयरफॉर दिस एमनेस्टी स्कीम जो है, मुझे लगता है ये जुडिशियल प्रूडेंस पे ना सही नहीं है। आगे मैं बताऊं, इनिशियल ईयर्स में गलतियां खूब हुई हैं, हर टैक्स पेयर से गलती हुई है। मैंने इंप्लीमेंट कराया करीब 50-60 कंपनीज में, बड़ी लार्ज कॉर्पोरेट्स में जीएसटी इंप्लीमेंट कराया। स्पाइस जेट का फॉर एग्जांपल मैं नहीं कराया, मैं जानता हूं क्या हालत थी हमारी।
कोई क्लैरिटी नहीं, कुछ नहीं। खुद हसमुख अधिया जी ने कहा था कि हम सिर्फ बना रहे हैं और चल भी उसको तैरा भी रहे हैं। वैसे केसेस में गलतियां हुई हैं, और तो टैक्स जो कंप्यूट किया डिपार्टमेंट ने वो तो ऑब्वियसली गलत होगा। तो जब टैक्स गलत है तो आप उसको कैसे फुल फुल पेमेंट के लिए कह सकते हो? यू शुड हैव टोल्ड इन द नोटिफिकेशन कि जो वो टैक्स पे करो जो करेक्ट है। नाउ दे आर सेइंग कि वो टैक्स पे करो जो नोटिस में है, वो टैक्स पे करो जो ऑर्डर में है। जो नोटिस में है, ऑर्डर अगेंस्ट द एसएससी है, वो तो गलत टैक्स है। एसएससी के पास राइट है कि वो आगे अपील में जाए, तो वो अपना राइट क्यों नहीं एक्सरसाइज करे? तो आपका जो एमनेस्टी स्कीम है, जिसके लिए काफी मतलब वाहवाही लूटी गई है सरकार ने, मुझे लगता है कि इसमें कुछ न कुछ अमेंडमेंट करना चाहिए, क्योंकि जो इनिशियल ईयर्स हैं इसमें बहुत ही ज्यादा एरर्स हुए हैं, और टैक्स जो लेवी हुआ है वो गलतियों की वजह से ज्यादा टैक्स कंपोनेंट लेवी हुआ है नोटिस ऑर्डर, तो वो रेक्टिफाई होना चाहिए। और फुल टैक्स की बजाय कुछ दूसरी बात, इंस्टॉलमेंट भी नहीं रखा इन्होंने। फुल टैक्स 31 मार्च 2025 तक करना है। और फुल टैक्स पेमेंट करे क्यों, मैं आगे की बात कहूँ तो करे क्यों, यदि हमारा कैलकुलेशन ही गलत है, गलत लाइबिलिटी इन्होंने डिटरमाइन करी है, तो हम क्यों पे करें? तो इसीलिए ये इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और ऊपर से यदि गलती से किसी ने इंटरेस्ट एंड पेनल्टी दे दिया, क्यों दे दिया? क्योंकि डिपार्टमेंट सर पे बैठा है तलवार लेके, नहीं दोगे बैंक अटैच हो जाएगा, अरेस्ट कर लेंगे ज्यादा लाइबिलिटी के चक्कर में कुछ करके। तो उस केसेस में क्या करना चाहिए? उस केसेस में भी तो एक जुडिशियल प्रूडेंस जो है वो फॉलो करना चाहिए। इंस्टीड ऑफ सेइंग कि फुल टैक्स पे करो, देयर शुड बी सम रिबेट, कि जो फुल टैक्स ऑफ नॉन डिस्प्यूटेड टैक्स, समझिए मेरी बात, जो नॉन डिस्प्यूटेड टैक्स है वो पे करने के लिए कहना चाहिए। नाउ दे आर सेइंग कि डिस्प्यूटेड प्लस नॉन डिस्प्यूटेड इंटायर टैक्स शुड बी पेड फॉर अवेलिंग दिस वेवर। दिस इज टोटली अनजस्टिफाइबल। आगे आते हैं, तो आपने पे कर दिया वो भी नहीं मिलेगा। दूसरी बात कह रहे हैं कि यदि आपने कोई अपील फाइल कर रखी है, आपने नोटिस के अगेंस्ट या ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील फाइल कर रखी है, ये कह रहे हैं उस अपील को विड्रॉ कर लो चाहिए। समझिएगा आप, आपको क्लाइंट्स को बताना पड़ेगा, ये साफ साफ कह रहे हैं कि अपील को विड्रॉ करो तभी जाके ये वेवर स्कीम आपको मिलेगी। अब अपील बंदा विड्रॉ कर ले, अपील तो इसलिए गया है क्योंकि उसको डाउट होगा टैक्स में, और यदि टैक्स में डाउट है, टैक्स कम होगा तो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट कम होगा, ऑटोमेटिक पेनल्टी कम होगा, बिकॉज इंटरेस्ट एंड पेनल्टी जो कंपोनेंट है इट इज डिपेंडेंट ऑन टैक्स पार्ट, और ये टैक्स पे डिपेंडेंट है, तो ये तो कम होना चाहिए। अब ये कम, अब फुल टैक्स ले रहे हैं तो फुल इंटरेस्ट पेनल्टी है, तो आदमी अपील में गया है तो अपील भी विड्रॉ कर लो। अरे सर विड्रॉ करो, यहाँ तक तो ठीक था, ये कह रहे हैं विड्रॉ करके प्रूफ ऑफ विड्रॉवल भी अपलोड करो वेबर एप्लीकेशन के साथ। सोचिए क्या विडंबना है, प्रूफ देना पड़ेगा इनको, अपलोड करना पड़ेगा, तभी जाके ये वेबर एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा। आगे थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, यदि आपने वेबर स्कीम में अप्लाई कर दिया, ऑर्डर आ गया, वेबर स्कीम में अप्लाई करने के बाद ऑर्डर आ गया, यानी कंक्लूड हो गया, आपके फेवर में आ गया, तो आप उसके अगेंस्ट अपील फाइल नहीं कर सकते जी। समझिएगा, आप उसके अगेंस्ट अपील फाइल नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ये वेबर स्कीम है, और बहुत इफ एंड बट्स हैं, पूरे प्रोसीजर्स हैं, इसमें सारी चीजें आप देखेंगे तो एक लंबा वक्त लगेगा। बट हाँ, ये एप्लीकेशन फाइल करने के पहले मैं तो ये कहूंगा कि आप पहले केयरफुली एनालाइज करिए हर केस को, केस टू केस बेस पे कि क्या होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद ही फाइल करिए। आप ऐसे हड़बड़ी में ना करिएगा, बिकॉज टैक्स है, जरूरी नहीं है कि टैक्स सही है, यदि टैक्स गलत लेवी हुआ है ऑर्डर और नोटिस में, तो आपको उसके अगेंस्ट अपील फाइल करनी चाहिए। एंड दिस, ये जो वेवर स्कीम है इसको यूज नहीं करना चाहिए। बाकी तीनों केसेस में मैंने बता दिया, नोटिस, ऑर्डर एंड ऑर्डर,
तो ये यदि अपीलेट अथॉरिटी का भी ऑर्डर आपके पास आया है तो उसके अगेंस्ट भी ये वेबर स्कीम लागू होती है। अब जैसे मैंने इन्वेस्टिगेशन के केसेस में कहा कि क्या होता है, कई बार ऑर्डर आपके पास सेक्शन 74 में आ गया और आपने अपील फाइल कर दी और बाद में अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर आ गया कि नहीं भाई 74 एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे सेक्शन 73 एप्लीकेबल है। तो उस केस में भी ये वेबर स्कीम ले सकते हैं आप, आपके पास ऑप्शन है। और जो फॉर्म्स फाइल करने हैं एपीएल एसपीएल 1 एंड एसपीएल 2 वो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वेबर वो आपको मिलेगा, नोटिस ऑर्डर इन सब के अगेंस्ट आपको करना है। और ये जो एप्लीकेशन फाइल करना है इसके लिए इन्होंने जो टाइम लिमिट दिया है वो बता दूं, उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2025 तक तो पेमेंट करनी है फुल टैक्स की, और उसके बाद 31 मार्च 2025 के बाद 3 महीने का टाइम पीरियड आपको मिलेगा जिस पीरियड में आपको इस अपील को फाइल करना है, इस वेबर एप्लीकेशन को आपको फाइल करना है, ये इन्होंने कहा है। और पोर्टल पे जाके पूरा स्कीम इन्होंने दिया है। रूल 164 के अंदर जो प्रोसीजर्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं, काफी डिटेल्ड प्रोसीजर्स है, हर एसएससी हर केसेस के अगेंस्ट आपको करना चाहिए, ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आप कर लेंगे। अब इन्होंने कहा कि अपील के केसेस में यदि अपील फाइल है तो आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। तो अपील जो है, अपील का मतलब क्या होता है, फर्स्ट अपील, ट्रिब्यूनल अपील। अब क्या है, रिट पिटीशन जो है वो भी इंक्लूडेड है, रिट पिटीशन वर्ड यूज किया है लेकिन एसएलपी यूज नहीं किया है। यानी एसएलपी आपने यदि सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी है, ये कह रहे हैं उसको भी विड्रॉ करो तभी जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। तो एसएलपी भी कवर्ड है इस कंडीशंस में। और आपके पास सपोज हर सालों के लिए लगातार कई बार ना कंबाइंड और नोटिस ये भेज देते हैं 4-5 सालों के लिए लगातार, लेकिन ये जो वेबर स्कीम है ये केवल 3 सालों के लिए ही है। तो आपको जो ये इसकी एप्लीकेशन फाइल करनी है केवल 3 सालों के लिए ही, और हर नोटिस वाइज फाइल करना है, हर ऑर्डर वाइज फाइल करना है। ये नहीं कि आप डाउटफुल रहें कि किस नोटिस के अगेंस्ट करें किस ऑर्डर, नहीं, हर नोटिस के अगेंस्ट करना है और उसमें आपको सिलेक्ट करना है कि इस नोटिस में कौन से पीरियड हमें लेना है। ये प्रॉपरली वाइजली आपको एनालाइज करना पड़ेगा और वाइजली आपको एनालाइज करके फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद आप एक और केस आ जाता है इसमें कि जो लाइबिलिटी है, सपोज आपने पे कर दिया, वेबर है, अपील में गए हैं या कहीं भी गए हैं, तो ऑलरेडी जो पेमेंट आपने करी है वो पेमेंट 2 तरीके से होता है, एक तो DRC 03 से होता है और एक आजकल जो अमेंडमेंट आया है उसमें कह रहे हैं कि भाई लाइबिलिटी लेजर में जाके उसके पार्ट 2 में पेमेंट करो डायरेक्टली। तो जो पेमेंट करनी है आप ध्यान रखिएगा, GSTR 3 से तब, सॉरी, DRC 03 से तब करनी है जब आपके पास केवल नोटिस आया है। इसको ध्यान से नोट करिए, DRC 03 से तभी पेमेंट करनी है जब आपके पास नोटिस आया और नोटिस के अगेंस्ट आप वेबर एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। लेकिन यदि ऑर्डर के अगेंस्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, पार्ट 2 इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर के पार्ट 2 में जाके पेमेंट करनी, क्योंकि डिमांड ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी होती है ऑर्डर के अगेंस्ट। इसका लॉजिक ये है। तो पेमेंट इस तरह से आपको करना पड़ेगा और पेमेंट की डेडलाइन क्या है, 31 मार्च 2025 तक पूरी पेमेंट हो जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि मेनली यही चीजें थी, और डिटेल में जाएं तो अभी काफी सारे क्लैरिफिकेशंस भी आए हुए हैं डिपार्टमेंट के, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं लेकिन काफी टाइम लग जाएगा। अभी 6:08 हो चुका है, तो मुझे लगता है आप यदि परमिशन दें तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आई वुड लाइक टू कंक्लूड हियर। सर हम तो पढ़ने के लिए बैठे हैं सर, हम तो पढ़ने के लिए बैठे हैं, आपके समय होना चाहिए पढ़ाने के लिए। अच्छा ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आप चाहे और 2 घंटे पढ़ा लीजिए। सर 3.5 घंटा तक का मार्जिन है यहाँ लास्ट क्लास। 9:30 बजे सर 9:30 बजे क्लास चली है यहाँ पे जी। नहीं सर, एक्चुअली मैं उतनी देर नहीं बैठ सकता क्योंकि हमारे वहाँ पे घर के सामने ना हमारे लोकल MLA आ रहे हैं और उसमें मैं मेन आदमी हूँ उनका ये इनविटेशन करने के लिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ यहाँ 9:30 बजे तक चला है क्लास। कहीं नेक्स्ट टाइम का आप करें ना तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, जितने घंटे चाहें उतने घंटे कर सकते हैं। ठीक सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यदि आप इंजॉय करें तो सर एंजॉय कर रहे थे, आप देखिए प्रिंट ड्रॉप साइलेंस एंजॉय कर रहे थे सर। हाँ ठीक है राम सर, मेरा क्वेश्चन 128A पे ये था कि कहीं पे भी टैक्स डिस्प्यूट पे हम अपील में गए हैं, गलत टैक्स लगाया है, हाँ
और उस अपील में यदि हम जजमेंट करा लेते हैं और टैक्स को रिड्यूस करा लेते हैं तो अपील के पास पावर नहीं है इंटरेस्ट और उसको वेव करने की। क्या उसके बाद उस ऑर्डर के बाद हम इस स्कीम में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, ये मैंने यही तो बताया सर। ऑर्डर अंडर सेक्शन, देखिए ये सेक्शन 73 के अंदर है। आपको मैं थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ। वहां पे जो आप लिखा सेक्शन 128 में आइए, सुनिए, आप सेक्शन 128 ए जब पढ़ेंगे ना तो उसके सबसेक्शन 1 में पहला जो कंडीशन है वो यही है कि किस किस के अगेंस्ट ये वेवर अपील फाइल कर सकते हैं। तो उसमें एक मैं आपको सेक्शन वाइज बोलता हूँ। सेक्शन 128 ए सबसेक्शन 1 क्लॉज सी नोट करिए आप जी, और क्लॉज बी। तो आपका जो केस है वो क्लॉज सी में फॉल करता है। जैसे मैंने बताया कि जो ऑर्डर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने दे दिया है, लेकिन आपने दो केसेस हो सकते हैं इस केसेस में। चलिए यहाँ पे तो आते हैं। सपोज आपके पास सर एडवर्स होगा तो ही ले सकते हैं इसके अंदर सर। यदि एडवर्स है ऑर्डर तो हम इसमें आ सकते हैं पेनल्टी रिवर्स में, जहां तक मेरे को मैंने पढ़ा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यदि पेनल्टी या इंटरेस्ट वेव कर दिया है, ऑलरेडी ऑर्डर में रेक्टिफाई कर उन्होंने 0 कर दिया, तो क्यों आएंगे इसमें आप? नहीं सर, वो तो कर ही नहीं सकते ना सर। वो कर ही नहीं सकते। अब आते हैं, पावर ही नहीं है। अब आते हैं सर। नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि उनको पावर नहीं है? सर एक चीज बताइए, वहां पर जो एक्ट में 73(1) में जब ऑर्डर होता है उसके अंदर दिया है ना कि पेनलाइज करेंगे पर पेनल्टी लगाएंगे, मगर यहाँ पर कैसे है? यहाँ पर इन पे है। फर्स्ट मेरा जो क्वेश्चन यही है कि फर्स्ट अपील में क्या अपीलेट अथॉरिटी उसको पूरा रिड्यूस कर सकता है टैक्स परसेंट, जैसा हमारा हुआ। नॉर्मली जो क्लीचेस आ रहे हैं सर कि जो अफसर जब नोटिस भेजता है तो वो उसके पास जो 2A होता है और जो रिप्लाई देता है SSC, उसके ट्यूब में बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है। उनका टेक्निकल फॉल्ट है उनके पोर्टल का, दोनों की। चलिए वो तो ट्रांजैक्शन वाइज हम जा रहे हैं। मेरा ये कहने का मतलब सर ट्रांजैक्शन वाइज है तो वो तो अपने उसको मानकर उसको ऐड कर देते ना, जबकि वो देखिए वो आपने जो रिमेडी अंडर सेक्शन 107 का लिया, वो क्यों लिया? क्योंकि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर। ठीक है, अगेन अब ये जो वेवर स्कीम है, इन्होंने उस केस को भी कवर किया है कि आपने अपील फाइल किया, उससे भी आप संतुष्ट नहीं है तो कवर हो जाएंगे, नो डाउट सर। तो वो भी इन्होंने कवर कर लिया है 128 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में। लेकिन एक ही कंडीशन है कि आपको ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया हुआ नहीं होना चाहिए, वो पेंडेंसी में होनी चाहिए। यदि आपने ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करी, जो कि अभी तक तो हुआ नहीं है, तो इस केसेज में ये कवर्ड है सर, आप उसका वेवर में जा सकते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल कवर्ड है। आगे आते हैं सर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ। जी मैम। एक मेरी अपील, कुछ केसेस में एक्सपायरी ऑर्डर कर दिए गए। सर प्लीज आई थिंक पीछे से कोई डिस्टरबेंस है। हाँ प्लीज कहें। जैसे किसी केस में पर्सनल हियरिंग नहीं हुई और उन्होंने टोटली एक्सपर्टी केस ऑर्डर कर दिया, तो उसमें मान लिया 13 पॉइंट्स मेरे पास है और मैंने उसमें अपील डाली, जिसमें से अपीलेट अथॉरिटी अगर 5 पॉइंट छोड़ देती है और 6 रिजेक्ट कर देती है, तो जो 5 पॉइंट उसने छोड़ दिए उस पे क्या मुझे इंटरेस्ट पेनल्टी देनी होगी? छोड़ दिएगा मतलब क्या है, जरा बताएंगे? मतलब उन्होंने मेरे पॉइंट्स एक्सेप्ट कर लिए, मेरे पॉइंट्स पे क्लैरिटी थी जो आपके फेवर में आ गए। हाँ, फेवर में आ गए। तो जो फेवर में पार्शियल यानी मेरा एक्सेप्ट हो गया रिप्लाई, उन पार्शियल पॉइंट्स जो मुझे मिले एक्सेप्ट हो गए, उन पे मुझे इंटरेस्ट पेनल्टी देनी होगी? नहीं देनी होगी। प्लीज प्लीज आप म्यूट करें क्योंकि डिस्टरबेंस हो रही है जी। तो आप जो कह रही हैं उस केस में भी आप ले लीजिए, बिल्कुल मिलेगा आपको। या इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, इस नोटिफिकेशन क्लैरिफिकेशन पढ़ने के बाद, डीपली स्टडी करने के बाद, आप एक चीज पाएंगे कि उन्होंने केस वाइज नहीं लिया, उन्होंने सिंपल ऑर्डर एंड नोटिस को कवर किया है। तो ऑर्डर यदि आपका अपीलेट अथॉरिटी का आया है तो वो कवर्ड है इसमें। अब आपके ऊपर है कि उसमें यदि 10 इश्यूज हैं, फॉर एग्जाम्पल
तो कौन कौन से इश्यूज पे आप वेवर का बेनिफिट लेना चाहती हैं? इन्होंने केवल ऑर्डर्स एंड नोटिस कवर किया, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने पूरा अम्ब्रेला को कवर किया है। जी ठीक है, चलिए। नहीं, अगर टैक्स कंपोनेंट नहीं है और इंटरेस्ट और पेनल्टी का ऑर्डर पास हुआ है, हाँ बोलिए। तब वेवर मिलेगा सर? तब वेवर मिलेगा इंटरेस्ट और बिल्कुल। पेनल्टी का? टैक्स कंपोनेंट कुछ भी नहीं। देखिए, इन्होंने कहा है कि टैक्स कंपोनेंट है तो फुल पेमेंट करने का। यदि टैक्स कंपोनेंट है ही नहीं, केवल इंटरेस्ट एंड पेनल्टी है, लेकिन टैक्स कंपोनेंट क्यों नहीं है ये जानना जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं पास्ट में आपने पे कर दिया है? जी बिल्कुल सर, आईटीसी एक्सेस क्लेम थी, रिवर्सल कर दिया, तो यानी पे कर दिया आपने। लेकिन उनको कहना यह है कि आपने यूटिलाइज कर दी, उस पोर्शन पे हमें इंटरेस्ट और पेनल्टी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब टैक्स कंपोनेंट इज ऑलरेडी पेड, इट इज डीम्ड कि लायबिलिटी हैज बीन पेड। जी सर, मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट। पेड के कंडीशन में टैक्स। मेरे एक बुलियन के केस में, बुलियन के व्यापारी थे, उनके केस में मुझे 3% के बजाय 5% की लायबिलिटी मैंने गलती से एडमिट कर ली रिटर्न्स में। जब मुझे जानकारी में आया तो 2% जो एक्स्ट्रा मैंने पे किया था उसकी लायबिलिटी कम करने के बजाय मैंने आईटीसी बढ़ा के ले ली 2% की। जब स्क्रूटनी हुई तो उन्होंने कहा कि भाई 2% आप जमा कराइए और जो पहले लायबिलिटी जो कम नहीं करी है उसका रिफंड क्लेम करिए। मैंने रिफंड क्लेम किया, उन्होंने मुझे रिफंड दे दिया। अब जो बाकी का पेमेंट मैंने दूसरे दिन ही जो जमा करा दिया रिफंड लेने के बाद में, अब वो कहते हैं कि इस पर इंटरेस्ट दीजिए, पेनल्टी दीजिए, यानी कि मेरा टैक्स लायबिलिटी तो मेरी नील है, टैक्स की डिमांड नील है मेरी। अब केवल ब्याज और पेनल्टी की बात कर रहे हैं वो। तो मेरा अपना मानना तो यह है कि ये चूंकि अंडर सेक्शन 73 ही है ऑर्डर, तो ब्याज और पेनल्टी की लायबिलिटी नहीं बननी चाहिए। आपकी राय क्या है सर? देखो, मेरे हिसाब से भी पेनल्टी तो बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। ठीक है, विद रिगार्ड टू इंटरेस्ट जो है वो बनेगा, इंटरेस्ट आपका बनेगा, बट पेनल्टी नहीं बननी चाहिए। कि ये पेनल्टी तब बनती है जब कोई पीनल किसी ने गलती करी हो। आप ये अनइंटेंशनल एरर है और ये माना जा सकता है कि ये मतलब ऐसा एरर नहीं है जिससे रेवेन्यू को नुकसान हुआ है। 73 में तो पेनल्टी की माफी तभी है जब ब्याज समेत में टैक्स जमा करता है, उनका कहना ये है। वहां साफ लिखा हुआ है कि अगर विद इन 30 डेज में ब्याज सहित टैक्स जमा करता हूं तभी 10% की पेनल्टी, तभी माफी मिलेगी मुझे। लेकिन अब एमनेस्टी स्कीम में क्योंकि मेरे 73 का ऑर्डर है तो वो मुझे माफी मिलनी चाहिए, मेरा ये मानना है। देखो, माफी तो बिल्कुल मिलेगी जी, क्योंकि आपने तो पेमेंट किया है, तो माफी क्यों नहीं मिलेगी? इंटरेस्ट की भी बिल्कुल जी, बिल्कुल। अभी ये जो वेवर स्कीम है ना, इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों का है सर। जी 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 जी। दूसरी चीज सर, आपका केस तो ऑलरेडी कवर्ड है, ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए आपका। दूसरी चीज सर, जो 74 के मामले हैं और 1 से 7 में 1 से 8 में आगे चल सुनिए के, सुनिए सुनिए, एक सेकेंड और जी। आपका यहाँ पे जो इंटरेस्ट और पेनल्टी वाला केस है वो आपने गलत रिफंड यदि लिया हुआ है, जी ठीक है जी, वो वाला कवर नहीं होगा। यदि आपके इश्यूज में वो कवर है तो वो कवर नहीं होता है रिफंड का, बाकी सारे कवर हो जाएंगे। मैंने जो 2% की आईटीसी ज्यादा ले ली थी, हाँ वो आईटीसी लिया था आपने रिफंड नहीं लिया था, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। यदि प्योर आईटीसी का केस है तो आपका अलाउ होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ये ऑलरेडी कवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अब देखिए, हम यहाँ पे, यहाँ एक सेकेंड आप जरा होल्ड करिएगा। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अब ना मैं इसे कंक्लूड करना चाहूंगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है लगभग क्लैरिफाई कर दिया है। और तरुण जी का सर लुधियाना से बैठे हैं। एक सेकेंड, और इसमें क्या है कि जो एक चीज है, आपने जो ये ऑर्डर्स आपके अगेंस्ट, सॉरी, वेबर स्कीम का यदि ऑर्डर आता है आपके पास ना, तो इसके अगेंस्ट आप अपील फाइल नहीं कर सकते, ये आप नोट के चलिए। तो इसकी वजह से आप जो भी करें बड़ा सोच समझ के करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, बिकॉज नॉन अपीलेबल ऑर्डर है ये। तो ये भी बड़ा सिरदर्द है कि अपील पहले हमें विड्रॉ करनी पड़ेगी, बाद में यदि ऑर्डर आता है तो उसके अगेंस्ट अपील भी नहीं कर सकते।
तो ये तो अब ये हमें जरूरी नहीं है कि हमारे एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करेंगे हाँ एप्लीकेशन को, हाँ हाँ ये रिस्की हो गया ना सर। हाँ हाँ। दूसरा 73, लेकिन एक चीज और सुनने वाली बात है, मैं ये जो नॉन अपीलेबल ऑर्डर है वो है जो आपके फेवर में आया, यानी अप्रूव कर दिया, वेवर दे दिया उसने, लेकिन यस यदि यस रिजेक्ट करता है, ध्यान सुनिएगा जरा, बिल्कुल यदि वो बिल्कुल बिल्कुल। रिजेक्ट करता है तो वो अपीलेबल है, आप उसके लिए फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में अपील फाइल कर सकते हैं। हाँ तो सर यदि फेवर रिजेक्ट में है, आएगी रिजेक्ट तो हो हमें रहा जरूरत भी क्या पड़ेगी सर, हमारे है, फेवर में आ जाता है तो हमें जरूरत कहाँ रही। बस वही बात तो है, यही तो समझ में नहीं आता ये लिखना कैसे है। ठीक फेवर है। में है तो अपील की जरूरत क्यों पड़ेगी हाँ भाई, हमें कोई कंपल्सन तो है नहीं कि साहब इसमें बिल्कुल सही एप्लीकेशन बात। लगाए और इसकी स्कीम में भाग लें हम, ऐसा तो है नहीं। नहीं, यहाँ पे तो थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, उनका कहना है कि यदि अपील हमने आपके फेवर में दे दिया तो उसके अगेंस्ट फ्यूचर में कोई और बात हो गई कि नहीं आपने जो हमें कम दिया, ज्यादा दिया, तो उसके अगेंस्ट फिर नहीं कर सकते। लेकिन यदि रिजेक्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, रिजेक्शन रिजेक्शन जो ऑर्डर यदि आता है तो आप जा सकते हैं, जी एक्सक्लूजन यही है। 74 वाले में बताया था आपने, 74 का केस 73 में कन्वर्ट हो जाता है वो अलाउ है। तो 6 मंथ का टाइम है सर उसमें, बजाय 3 महीने का। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, 6 मंथ का टाइम है उसमें फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। जी बिल्कुल ठीक बात। थैंक यू सर। ओके रुपेंद्र टंडन जी, रुपेंद्र जी टंडन, जी सर प्लीज एक आप इशू, क्वेरीज करें, जो भी हाँ, क्वेरीज हैं, विल लाइक टू कंक्लूड इट विद इन 10 मिनट्स। जी जी, बस लास्ट एक और है, इनके बाद विकास जी का सवाल और है, इसके बाद कोई नहीं सब लास्ट। अच्छा सर, सर प्लीज प्लीज। सर इसमें एक एक केस में क्या हुआ कि रिटर्न लेट फाइल की थी और डिमांड जो DRC 01 आया, तो जो उसने क्वेरीज निकाली थी वो सारी एक्सेप्ट हो गई, बट उसमें एक इंटरेस्ट लेट पेमेंट ऑफ टैक्स का इंटरेस्ट लगा रह गया, वो 73 में उन्होंने ऑर्डर निकाल के वो डिमांड रह गई सिर्फ, बाकी जितनी क्वेरी थी 2M इसमें ये वो सारी सेटल हो गई, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। वो स्कीम में जा सकता है कोई 73 में है, बिल्कुल जा सकता है सर, वो एक अकेले इंटरेस्ट के लिए, टैक्स तो है नहीं कोई, कोई बात नहीं सर, आप जाइए। तो उसका टैक्स ये सारा जो खत्म। आपका क्वेरी है ना सर, दिस इज ग्रे एरिया, हाँ ये यहाँ पर एक इशू है तो, इसके बारे में कहीं चर्चा नहीं किया इन्होंने, तो ये हाँ जी, ग्रे एरिया है, आप जा सकते हैं बिल्कुल। उसमें जा सकते सर। एक वो जो मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि अपील अगेंस्ट रेक्टिफिकेशन ऑर्डर, अपील अगेंस्ट ऑर्डर इन ओरिजिनल, जो अब रेक्टिफिकेशन वाला इशू आ रहा है, कई केसों में हम एक्टिवेशन डाल देते हैं कि चलो भी हो जाएगा, बट इन सर्टन कई बार कोई सिस्टम बदल जाता है और नहीं हो पाता, वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो उसमें फिर टाइम ओरिजिनल वाला ऑर्डर की टाइम लिमिट निकल जाती है, 3 महीने 4 महीने का टाइम निकल गया, रेक्टिफिकेशन के ऑर्डर के बाद हमें मिल जाएगा, इसमें डिफरेंस कहाँ आ जाएगा, हमने सारे ऑर्डर का ही मान लो रेक्टिफिकेशन डाल दी हर पॉइंट पर, जी उसमें समझ में हमारे नहीं आया, एक बार फिर से बताइए आप। सर DRC 7 निकल गया, और मेरे पास दो ऑप्शन थी, आइदर गो फॉर अपील या मैं इसमें चले जाऊंगा रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन। मुझे लगा कि रेक्टिफिकेशन में वो छूट जाएगा क्योंकि ऐसे मैटर थे, तो रेक्टिफिकेशन में उन्होंने नहीं छोड़ा। अब अगर मैं अब मैं ऑर्डर, अब मैं अपील जो दाखिल करूंगा ऑर्डर इन ओरिजिनल के अगेंस्ट, जो नॉर्मल अपील CA कमिश्नर को जानी थी वो तो टाइम निकल गया, रेक्टिफिकेशन के ऑर्डर के अगेंस्ट भी मैं अपील में जा सकता हूँ, इन दोनों में मेरे कौन कौन से राइट खत्म हो जाएंगे सर? सर राइट खत्म, वो मेरिट वाला राइट खत्म हो जाएगा कि सिर्फ इतने पॉइंट पर जाऊंगा कि इसने रेक्टिफिकेशन क्यों नहीं अलाउड की, जो कहाँ मैं इस स्कीम के अंदर? नहीं स्कीम के नहीं, नॉर्मल। अच्छा, इसके बाहर का क्वेरी है आपकी। हाँ जी, देखिए, आपके पास दो ऑप्शन बिल्कुल थे, जैसे आपने बताया, ओरिजिनल ऑर्डर एंड रेक्टिफाइड ऑर्डर। हाँ जी, ओरिजिनल ऑर्डर का टाइम लिमिट खत्म हो चुका, हाँ जी, नाउ यू हैव टाइम कि ये जो रेक्टिफाइड ऑर्डर है उसके अगेंस्ट आप अपील फाइल करें, और ये विद अंडर सेक्शन 107 आप फाइल कर सकते हैं, क्योंकि आप यदि आप क्या कहते हैं, आप जो सेक्शन 107 पढ़ेंगे ना सर, इसमें आप पाएंगे कि सेक्शन 107 में उन्होंने जो वर्डिंग यूज की है ना, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि एग्रीड बाय एनी डिसीजन और ऑर्डर, उन्होंने ये नहीं कहा कि एक्सेप्ट रेक्टिफाइड ऑर्डर। ठीक है, मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, सेक्शन 107 आप पढ़ेंगे तो वो कह रहा है कि सब सेक्शन 1 कि एनी पर्सन एग्रीड बाय द डिसीजन और ऑर्डर, ऑर्डर इंक्लूड्स रेक्टिफाइड ऑर्डर।
आपका क्वेश्चन यही आंसर हो गया। नहीं, वो तो अपील तो हो जाएगी। मेरा क्वेश्चन है कि उसमें जब मैं अपील दाखिल करूंगा, वो जो बेसिक उनकी गलतियां थी उसके ऊपर करूंगा कि ये करूंगा कि इन्होंने रेक्टिफिकेशन इनका बनती थी नहीं वेरी की? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। आपके पास जो ऑर्डर आता है, वो ऑर्डर क्या डायरेक्टली ऑर्डर छप के आ जाता है? बताइए आप। नहीं सर, वो पहले आपके पास उसके पहले शो कॉज नोटिस आता है, बिल्कुल आएगा जी। और शो कॉज नोटिस का मतलब है कि डिपार्टमेंट हैज टू गिव कॉजेज ऑफ लेविंग टैक्स और पेनल्टी और इंटरेस्ट वट एवर। बिल्कुल बिना कॉज के कैसे शो कॉज नोटिस हो सकता है? और बिना शो कॉज नोटिस के कैसे ऑर्डर हो सकता है? समझ गए? और बिना ऑर्डर के कैसे रेक्टिफिकेशन ऑर्डर हो सकता है? बिल्कुल। तो आपका जो अपील फाइल होगा, आप सबके लिए है, सारे एडवोकेट्स फ्रेटर्निटी के लिए बता रहा हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज है, आपका जो अपील फाइल होता है ना, वो स्टार्ट होता है बेसिक शो कॉज नोटिस स्टेज से। ठीक है जी? बिल्कुल ठीक है। तो ऑल्दो आप रेफरेंस देते हैं रेक्टिफाइड ऑर्डर या ओरिजिनल ऑर्डर, बट जो मैटर्स हैं, इश्यूज हैं, जो कॉजेज हैं, वो शो कॉज नोटिस स्टेज से लाने होते हैं। बिल्कुल। तो देयरफॉर आप जो अपील फाइल करेंगे टू स्टार्टिंग विद शो कॉज स्टेज, और आप जो चैलेंज करेंगे वो रेक्टिफाइड ऑर्डर को करेंगे, ओरिजिनल ऑर्डर को करेंगे, साथ ही साथ शो कॉज नोटिस को भी चैलेंज करेंगे। तो इसका हम टाइम लिमिट बढ़ा सकते हैं अपील के लिए? किसका? मतलब 3 महीने मान लो खत्म होने वाले हैं, नहीं अपील, 1 महीना एक्स्ट्रा आपको मिलता है जी। वो कंडीशन ही ये डाल के तो हमें और भी टाइम मिल जाएगा ना अपील करने का, नहीं, रेक्टिफिकेशन। हाँ वो मिल रहा है, लेकिन वो यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है? वो यूज मिस यूज एक्सेप्शनल केसेस में यूज करें, नहीं तो ना। एक्सेप्शनल केसेस में, ठीक है, तब कर सकते हैं। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? सर एक विकास अग्रवाल जी के सवाल हो रहे थे। विकास जी, हाँ बताएं। नमस्ते सर। हाँ जी लास्ट सर। सवाल है, मैं इसके पूछ बाद रहा था कि कर रहे हैं। डिमांड पूरी जमा हो गई और ब्याज आधा जमा हुआ, तो क्या आधे पे एमनेस्टी स्कीम लागू होगी? कहाँ पे जमा किया और क्यों जमा किया आधा, ये बताएंगे? क्योंकि सर वो उनका प्रेशर बहुत ज्यादा था व्यापारी पे, उन्होंने जमा कर दिया सर। नहीं, वो आप 73 किलो। यहाँ अप्लाई करेंगे, मैं आपको टेक्निकल बात बता देता हूँ। यहाँ पे आप जो वेवर के लिए अप्लाई करेंगे 100% का, फुल का, लेकिन सिंस इन्होंने कहा है कि जो ऑलरेडी इंटरेस्ट पेनल्टी जमा है उसका रिफंड नहीं होगा, जी लेकिन आपका कर्तव्य है, आपका राइट है कि फुल के लिए अप्लाई करें। जी ठीक है जी? जी सर। सर एक चीज और है, अगर हमने अपील किया, अपील से हमारी डिमांड कम हो गई, सपोज दैट डिमांड हमारी 1 लाख है, अपील ने करा कि नहीं आपकी डिमांड 50,000 हो गई, तो अब 50,000 के अकॉर्डिंग ही तो वेवर दाखिल होगी ना? बिल्कुल सही बात। जी थैंक यू। जी सर, एनी अदर क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू। सम अप कर रहे हैं। देवेंद्र वाधवा जी सहारनपुर, देवेंद्र वाधवा जी सहारनपुर, देवेंद्र वाधवा जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। देवेंद्र वाधवा जी। जी जी सर। आज का वोटर थैंक्स आप करें सर का, इसके बाद राष्ट्रगान आप करेंगे। और राष्ट्रगान के समय मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने माइक्रोफोन म्यूट रखें और प्लीज अपनी सीट पे खड़े हो जाएगा, कोई सोता ना रहे और बैठा ना रहे। सर्वप्रथम मां शाकुंभरी की नगरी सहारनपुर से सभी को सादर प्रणाम। मैं अपनी ओर से, उपकाश की पूरी टीम की ओर से, होशंगाबाद हरदा जिला टैक्स बार एसोसिएशन मध्य प्रदेश, टैक्स बार एसोसिएशन छतरपुर मध्य प्रदेश तथा टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड सहारनपुर की ओर से आज की वेबिनार के सरस्वती पुत्र आदरणीय एडवोकेट सीए राम अक्षय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सर आज आपने अपनी मधुर वाणी से हम सबका ज्ञानवर्धन किया। हम सभी साथी मां सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि वह सदैव आप पर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखे। आज की वेबिनार के सफल आयोजन के लिए पूरी टीम का, शैलेश सर का, संजय भटनागर सर का, अंकित गर्ग जी का
महामंत्री उपकाश श्री प्रेम सुंदर उपाध्याय जी का, महामंत्री होशंगाबाद हरदा जिला टैक्स बार एसोसिएशन मध्य प्रदेश श्री प्रतीक अग्रवाल जी, महामंत्री टैक्स बार एसोसिएशन छतरपुर श्री रविंदर खरे जी, और हम सब के आदरणीय श्री हर्ष शर्मा जी का। सर आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और उपस्थित सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि राष्ट्रगान के लिए कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाए। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नाम में जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत अच्छा लगा रामाक्षर सर, टॉपिक आज का बहुत बढ़िया था, लेकिन जिज्ञासा पूरी नहीं हुई सर। बिल्कुल सर ऐसा कर लेते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड इतना बढ़िया टॉपिक है सर आईटीसी का, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा था। 7 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, लेकिन अभी क्लियर नहीं हो पा रहा जी। सर को मैं उसकी कॉपी भेज दूंगा जो क्वेश्चन किया था। हाँ भेज दीजिएगा, डायरेक्टली बात कर लीजिएगा सर से। मेरा नंबर आप सब नोट कर लें, 9650482999। कोई भी क्वेरी हो कभी भी एनी टाइम आप फोन करें, यदि मैं नहीं उठाया तो व्हाट्सअप कर लें, आप मैसेज कर लें, जब मैं फ्री होऊंगा रिप्लाई कर। जी सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सर नंबर रिपीट कर देंगे, 9650482482 जी, 999 लास्ट में 999 है। ठीक है, थैंक यू सर। एनी टाइम। थैंक यू सर एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। एवरीवन गुड नाइट सर एवरीवन, अगले हफ्ते फिर मुलाकात गुड नाइट होगी। सर, गुड नाइट। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू।